नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है हमेशा की तरह और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है तो हमारी क्या बड़ी बात है ना? तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ये सेशन कैसे खास होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो हमारे बीएनएस की सीरीज़ है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज अपने सफ़र को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँगे और मेरा टारगेट है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 35 तक कवर करें। और मैं आपको शुरू में ही बता दूँ, वैसे ये बात मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि ये जो सेक्शन 25 से लेके 35 तक की कहानी होने वाली है, इसमें कुछ सेक्शंस दोस्तों ऐसे आने वाले हैं, जो आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। देखो वैसे मैं एक स्टूडेंट होने के नाते अगर मैं आपसे बताऊँ, बीएनएस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी कोशिश करो और भाषा को पकड़ने की थोड़ी क्षमता बनाओ अपने अंदर, तो बीएनएस को खुद से पढ़ा जा सकता है। बहुत आसानी से, धूम-धाम से पढ़ा जा सकता है। पर हाँ, कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनको आप पहली बार में खुद से नहीं समझ पाओगे, जहाँ पे आपके टीचर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो सेक्शंस है 25 से लेके 35, इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस आएँगे आज, जो शायद आप खुद से समझने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी, थोड़ी-सी परेशानी होगी, तो बड़े ध्यान से सुनना। और इसी पर्पस के साथ सुनना कि जो चीज़ समझाने की कोशिश हो रही है, मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है, जो सर बोल रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, वो मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कई बार दोस्तों मैं एक हैबिट नोटिस करता हूँ स्टूडेंट्स के बीच में और ये बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी होता था कि अगर किसी सब्जेक्ट को हमने खुद से पढ़ा है या पहले कभी सुना है, तो हम लोग ना एक अजीब से ही दिमागी रूप से एटीट्यूड में रहते हैं कि जैसे ये तो ऐसे ही है। मतलब अपना दिमाग बहुत ही हार्ड कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में कि अरे ये तो ऐसा होना चाहिए, ये तो वैसा होना चाहिए, ये क्या कह रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम वो जो खुलापन चाहिए ना दिमाग का, वो खुलापन लेके हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। अंततः क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चीज़ समझ में नहीं आती और सोचते हैं कि कहीं और से पढ़ेंगे फिर। और वो कहीं और से भी चैलेंज तो वही रहने वाला है, समझ रहे हो? तो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, ए टू ज़ेड कभी भी कोई भी सेशन लो, आपको अगर कुछ समझना है, कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने दिमाग को खोलें और तैयार रहें ऐसी बातें सुनने के लिए जो आपको शायद जो पहले से ज्ञान है, उससे थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट करे या उसको शायद किसी और तरीके से उसकी व्याख्यान करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार पढ़ लिया तो एकदम बिल्कुल दिमाग में समझने लगे कि हमको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है और उससे अलग कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा बनेगा, आपकी जो बहुत लंबी जर्नी है लॉ में तो ये मानिए ज़िंदगी भर आदमी सीखता है। तो अपने दिमाग का एटीट्यूड ऐसा बनाइए कि हर समय मेरे सामने कुछ ऐसा आएगा जो शायद मुझे ना पता हो या जिसके बारे में शायद मुझे ज्ञान ना हो, ठीक है? तो खुला रखना है, लिबरल रहना है, बहुत ध्यान से सुनना है और चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना है, ठीक है? चलो, इसी पॉज़िटिव नोट पर शुरू करता हूँ आज के सेशन को। जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन 25 से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जो कि जनरल एक्सेप्शंस का हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, उसी के अंदर आएगा और कोशिश करेंगे कि 35 तक जाएँ। उम्मीद है 2 घंटे में 35 तक हम लोग पहुँच जाएँ। चलो, आ जाओ। तो सेक्शन 25 क्या कहता है सबसे पहले इसी को देखते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड, नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज़ डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। अब आप कहोगे कि ये हेडिंग है या अपने आप में ही ये पूरी स्टोरी है? देखो बीएनएस के साथ आपका ये फ़ायदा है। कैसे? लगभग 50 से 60% ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी अगर आपने केवल अगर हेडिंग भी अच्छे से समझ ली ना, तो आपको पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल को जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको क्विक रिवीजन करना होगा, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेक्शन पढ़ो। अगर आप कंटेंट बेसिस केवल हेडिंग भी उठा के देखोगे, तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनका हेडिंग पढ़ना ही अपने आप में पर्याप्त होगा। जैसे ये सेक्शन है, इसकी हेडिंग में ही पूरी बात बता दी है ऑलरेडी कि हम सेक्शन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। पर क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? नथिंग व्हिच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज़ डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड व्हिच इज़ नॉट नोन। देखो नॉलेज की भी बात आ गई।
by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm. शब्द पे ध्यान दीजिए, harm which it may cause or be intended. ध्यान से देखना, दोबारा इंटेंशन की बात हो रही है. Be intended by the doer to cause to any person. अब सुनिए, very important, above 18 years of age. 18 years of age who has given consent. ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेंट और 18 ईयर्स ऑफ एज, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कंसेंट की बात हो रही है. टू सफर दैट हार्म बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन, यहां पे फिर से नॉलेज की बात आ गई, बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म. अभी एक सेकंड के लिए जरा रुक जाइए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार इस सेक्शन को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़िए. आप ये पाएंगे कि बड़ी अजीब सी ही भाषा है, सही से समझ में नहीं आया. इंटेंशन का रेफरेंस 2 बार आया, नॉलेज का रेफरेंस 2 बार आया, एक जगह डेथ ग्रीवियस हर्ट की बात आई, एक जगह हार्म लिखा हुआ है, एक जगह 18 साल की बात आ गई, एक जगह कंसेंट लिखा हुआ है. मतलब व्हाट इज दैट एंटायर स्टोरी. केवल भाषा पर अगर अपना केंद्र बनाओगे इस सेक्शन में, तो आपको जिंदगी में नहीं समझ आएगा. तभी मैं कहता हूं, जब भी कानून पढ़ो, कानून को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको भाषा समझ में आनी चाहिए, पर हाँ, केवल भाषा के माध्यम से कानून नहीं पढ़ा जा सकता. ये सेक्शन इसका प्राइम एग्जाम्पल. असल में ये सेक्शन कहने की क्या कोशिश कर रहा है, देखो मैं समझाता हूं आपको. और बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है, हमें पढ़ने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही रॉकेट साइंस है. देखो, सेक्शन 25 क्या कह रहा है. मान लीजिए एक व्यक्ति है, बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम्पल में ही सब कुछ है. इसका नाम रख देते हैं ए. ये ए नाम का व्यक्ति है. इस ए नाम के व्यक्ति को दोस्तों कोई भी हार्म पहुंचाई गई है. हार्म का मतलब है कोई भी, किसी भी तरीके की चोट, किसी भी तरीके का शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया है, कोई भी हार्म पहुंचाई गई. और सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो हार्म पहुंचाई गई है, ये इंटेंशन के साथ पहुंचाई गई या फिर नॉलेज के साथ पहुंचाई गई. इंटेंशन और नॉलेज का तो मतलब समझते ही हो आप. इंटेंशन का मतलब सोच समझकर, जान पूछकर पहुंचाई गई है, कि कोई व्यक्ति चाहता था और उसने पहुंचाया. नॉलेज का मतलब कि भले ही चाहता नहीं था, पर उसे ज्ञान था कि वो जो कर रहा है उससे वो हार्म पहुंच सकती है. और मान लीजिए इस हार्म को पहुंचाने वाला इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ ये दूसरा व्यक्ति है. इसका नाम रख लेते हैं बी. आम परिस्थिति में अगर आपके सामने केवल इतनी सी सिचुएशन हो, मैं इसके आगे एक शब्द ना बोलूं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो बी व्यक्ति है, जिसने ए व्यक्ति को हार्म पहुंचाई है, ये इंटेंशन या नॉलेज के साथ इसने एक अपराध किया है, इसने एक ऑफेंस किया है. सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं. ऑफेंस किया है ना, कि उसने दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाई है, इंटेंशन के साथ पहुंचाई है या फिर नॉलेज के साथ पहुंचाई है. यही तो चाहिए ऑफेंस कमिट करने के लिए. तो ऑफेंस हुआ है. अब सेक्शन 25 क्या कहता है, क्योंकि सेक्शन 25 एक जनरल एक्सेप्शन है. सेक्शन 25 ये कहता है कि नहीं, रुको एक सेकंड, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर पूरी होती हैं, तो हम ये नहीं मानेंगे कि इस बी व्यक्ति ने अपराध किया है. भले ही उसने हार्म पहुंचाई है, इंटेंशन या नॉलेज के साथ पहुंचाई है, फिर भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो हम ये मानेंगे कि बी अपराधी नहीं है. अब ये क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे. सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि ये जो इंटेंशन है या फिर ये जो नॉलेज है किसकी, जिसने हार्म पहुंचाई है, ये इंटेंशन या नॉलेज
मृत्यु से संबंधित नहीं होनी चाहिए, डेथ से संबंधित नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है इस व्यक्ति की जो इंटेंशन है, जिसने हार्म पहुंचाई है, उसकी कोई भी इंटेंशन रही हो या उसके पास कोई सा भी ज्ञान रहा हो, किसी भी इंजरी, किसी भी चोट के संबंध में रहा हो, पर किसी भी परिस्थिति में इस व्यक्ति की इंटेंशन इस व्यक्ति की हत्या करने की, मतलब उसकी मौत करने की नहीं होनी चाहिए। डेथ कॉज करने की इंटेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है? दूसरे नंबर पे इसी रिक्वायरमेंट में एक और सब रिक्वायरमेंट है कि या फिर ये जो व्यक्ति है, जिसने ये हार्म पहुंचाई है इंटेंशन या फिर नॉलेज के साथ, इसकी जो ये इंटेंशन या नॉलेज है, ये ग्रीवियस हर्ट करने की नहीं होनी चाहिए। ग्रीवियस हर्ट करने की नहीं होनी चाहिए, डेथ करने की भी नहीं होनी चाहिए, ग्रीवियस हर्ट करने की भी नहीं होनी चाहिए। अब ये ग्रीवियस हर्ट क्या है? देखो, हम जब बीएनएस पढ़ते हैं तो उनमें दो अपराधों का रेफरेंस आता है। एक अपराध है कॉजिंग हर्ट, केवल हर्ट, कॉजिंग हर्ट, वो भी अपराध है। और एक उसका बड़ा भाई है जिसको हम बोलते हैं कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब यही है कि एक ऐसी परिस्थिति जहां पर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है, पर चोट का हमने विभाजन कर दिया है दो कैटेगरी। एक को केवल हम हर्ट बोल रहे हैं, एक को हम ग्रीवियस हर्ट बोल रहे हैं। हर्ट क्या हुआ? जैसे नॉर्मल सी चोट, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को शोल्डर पे पंच किया, शोल्डर में थोड़ा सा पेन हुआ, ये क्या है? हर्ट। ये भी एक अपराध है, इंटेंशन के साथ किया गया है तो अपराध है, पर हर्ट। पर वहीं अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसी चोट मारे कि उसकी आंख फूट जाए या कानों से वो बहरा हो जाए या उसके शरीर की कोई भी बोन टूट जाए, हड्डी टूट जाए या कोई पसली टूट जाए, मतलब भयानक चोट, भयंकर चोट, गंभीर चोट, तो हम क्या बोलते हैं कि उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है। तो कहने का मतलब है ये जो व्यक्ति है जिसने हार्म पहुंचाया है पहले व्यक्ति को, इसकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो चाहे कुछ भी हो, ग्रीवियस हर्ट करने की नहीं होनी चाहिए। तो उसकी इंटेंशन या नॉलेज ना ही डेथ कॉज करने की होनी चाहिए, ना ही ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की होनी चाहिए, बाकी कोई सी भी हो। अगर हर्ट करने की इंटेंशन है काम चल जाएगा, पर ग्रीवियस हर्ट की ना, डेथ की ना। ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो व्यक्ति है, हमारे एग्जाम्पल में ये जो ए व्यक्ति है जिसको हार्म पहुंचाई गई है, इसने कंसेंट दी हो। कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है कि इसने अपनी सहमति दी। किसके प्रति? उस हार्म के प्रति, उस चोट के प्रति, उस नुकसान के प्रति, शारीरिक नुकसान के प्रति जो उसको पहुंचा है, कंसेंट दी हो। अगर कंसेंट का एलिमेंट नहीं है, कहीं पे भी सहमति वाली बात नहीं है, तो सेक्शन 25 पिक्चर में आएगा ही नहीं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो कंसेंट है, ये दोनों तरीके की हो सकती है। ये कंसेंट दोस्तों एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। क्या फर्क है दोनों में? एक्सप्रेस का मतलब है कि जहां पर मान लीजिए मौखिक रूप से साफ साफ ये बोला गया था कि मेरे को कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो मैं उसके लिए सहमत हूं, या फिर ये कहीं पे कोई फॉर्म वगैरह साइन किया था जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था। तो जब हम लोग एक्सप्लिसिटली क्लियरली अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे लिखित तौर पर चाहे मौखिक तौर पर, तो हम बोलते हैं कि जो कंसेंट हमने दी है वो एक्सप्रेस है। पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं हो। कभी कभी कंसेंट इम्प्लाइड भी होती है, मतलब किसी सिचुएशन की सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि भले ही साफ साफ बोला ना गया हो, भले ही साफ साफ लिखा ना गया हो, फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जो भी हार्म पहुंचा है उसने उसके लिए कंसेंट दे दी। जैसे कोई व्यक्ति WWE की रिंग में घुस जाए, तो कहीं ना कहीं वो रिंग में घुसते वक्त ही अपनी ये कंसेंट दे रहा है कि उसको कोई चोट पहुंच सकती है, क्योंकि वो स्पोर्ट ही ऐसा। WWE समझता है ना, वो रेसलिंग, वैसे तो वो बताते हैं कि नकली होती है, चलो बॉक्सिंग ले लो, बॉक्सिंग तो असली होती है ना? कुछ ऐसा सिचुएशन।
तो सर्कमस्टांसेस में भी कभी-कभी कंसेंट कंसेंट को इम्प्लाई कर लिया जाता है। ठीक है? अब किन सर्कमस्टांसेस में इम्प्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो हर केस पे निर्भर करेगा, उसका कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं। तो दूसरे नंबर पे हमको चाहिए कि जिस व्यक्ति को हार्म पहुंची है, उसने उसके संबंध में अपनी कंसेंट ज़रूर दी। कंसेंट इज़ वेरी क्रूशियल। और तीसरी और वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो कंसेंट से जुड़ी हुई है, कि ये जो व्यक्ति है जिसने कंसेंट दी थी, इसकी जो उम्र है, इसकी जो एज है, वो दोस्तों 18 से ऊपर होनी चाहिए। मतलब अगर कंसेंट देने वाला व्यक्ति 16 साल का है, 17 साल का है, 15 साल का है, 12 साल का है, तो काम नहीं बनेगा, भले ही उसने एक्सप्रेस कंसेंट दी हो या इम्प्लाइड दी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो कंसेंट देने वाला व्यक्ति है, हमारे एग्ज़ाम्पल में ये जो ए व्यक्ति है, ये 18 से ऊपर का व्यक्ति हो, फिर चाहे उसकी कुछ भी एज, चाहे 19 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 45 हो, फ़र्क नहीं पड़ता, 18 से ऊपर का व्यक्ति। तो हमारा सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट सैटिस्फाई हो जाएँ किसी भी पर्टिकुलर केस में, जहाँ पे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुँचाई है इंटेंशन या नॉलेज के साथ, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्या-क्या रिक्वायरमेंट? कि हार्म पहुँचाने वाले व्यक्ति की इंटेंशन ना ही डेथ कॉज़ करने की थी, ना ही ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने की थी, या फिर हार्म पहुँचाने वाले व्यक्ति की जो नॉलेज है, वो ना ही डेथ के संबंध में थी, ना ही ग्रीवियस हर्ट के संबंध में थी। दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति है जिसको हार्म पहुँचा है, उसने अपनी कंसेंट दी थी, वो चाहे एक्सप्रेस रही हो, चाहे वो इम्प्लाइड रही हो। और तीसरे नंबर पे ये जो व्यक्ति है जिसे हार्म पहुँची है, उसने जो कंसेंट दी है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की। अगर किसी सिचुएशन में ये तीनों रिक्वायरमेंट सैटिस्फाई होती हैं दोस्तों, तो ये व्यक्ति को हम ऐसा मानेंगे कि इसने कोई अपराध नहीं भले ही इसने हार्म पहुँचाई है, इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ, पर फिर भी इसने कोई भी अपराध नहीं किया है। पर अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट मिस हो गई, जैसे डेथ की इंटेंशन थी या ग्रीवियस हर्ट की इंटेंशन थी या फिर कंसेंट नहीं थी या कंसेंट देने वाला व्यक्ति 18 साल से कम का था, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे इसी सेक्शन का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया प्यारा एग्ज़ाम्पल है। एक स्पोर्ट होता है फेंसिंग, सुना होगा आपने इसके बारे में, सुना है? शायद मैं इसकी स्पेलिंग सही लिख पा रहा हूँ। गूगल पे करके देखिए, कुछ जैसे भारत में तलवारबाज़ी होती है ना, कुछ-कुछ वैसा ही है, थोड़ा-सा बस उनका जो हथियार है वो अलग। जैसे हमारी तो चपटी हुई तलवार होती है, चौड़ी, बट जो फेंसिंग के लिए थोड़ी-सी पिन जैसी, थोड़ी-सी बड़ी सुई मान लीजिए, कुछ ऐसी तलवार होती है। आगे से वो बड़ी पैनी होती है और असल में उसे उसी का इस्तेमाल करके हम लोग उस स्पोर्ट को जीतते हैं या हारते हैं। अब वो एक स्पोर्ट है, ठीक है? अब मान लीजिए 2 लोग एक-दूसरे के साथ फेंसिंग कर रहे हैं, मतलब उस स्पोर्ट को खेल रहे हैं। अब उस स्पोर्ट का नेचर ही ऐसा है कि हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ही लोगों ने कंसेंट दे रखी है अपनी, कि उस स्पोर्ट के दौरान जो हार्म उनको पहुँच सकती है, वो पहुँच सकती है। और स्पोर्ट ही वो इतना खतरनाक है, जब आप फेंसिंग कर रहे हो किसी के साथ तो इम्प्लाइड है, या तो आपसे लिखित रूप में ले लिया होगा या अदरवाइज़ आल्सो सर्कमस्टेंसेस में ये इम्प्लाइड है कि आप इस बात के लिए सहमति दे रहे हो कि स्पोर्ट के दौरान आपको कोई चोट पहुँच सकती है। वो तलवार आपको कहीं कट मार सकती है, आपको कहीं चुभ सकती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ना? तो यहाँ पर मान लीजिए फेंसिंग करते-करते एक आदमी को गहरी चोट पहुँच जाए, मानो उसके हाथ पे कट लग जाए या कुछ और भयंकर हो जाए। मान लीजिए उसको उसकी आँख फूट जाए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुँचाया और हो सकता है वो हार्म इंटेंशन के साथ पहुँचाया, कि मैं फेंसिंग कर रहा हूँ और मैंने जानबूझ के आपको ऐसे वो तलवार चुभाई, क्योंकि वो स्पोर्ट का पार्ट, ये जानते हुए चुभाई कि आपको उससे चोट पहुँचेगी क्योंकि वो स्पोर्ट का पार्ट। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। पर आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला कि आँख फोड़ दी, आँख फोड़ना तो ग्रीवियस हर्ट है,
तो आप तो कह रहे थे कि सर ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यही तो खेल है सारा। मैंने क्या बोला, ग्रीवियस हर्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो मैटर नहीं करता। इनफैक्ट डेथ भी अगर हो गई है तो वो भी मैटर नहीं करता कि डेथ हुई है या नहीं। बस इंटेंशन नहीं होनी चाहिए ग्रीवियस हर्ट करने की या डेथ करने की। जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों लोग फेंसिंग कर रहे हैं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? हम दोनों फेंसिंग कर रहे हैं, अपनी कलाबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं अपनी कलाबाजी का इस्तेमाल करते हुए फेयर तरीके से, मैं कोई अनफेयर नहीं खेल रहा हूँ, फेयर तरीके से कोई भी मूव करता हूँ, जिस मूव से क्या होता है कि आपको किसी ऐसी जगह पर मेरी तलवार छुप जाती है कि आपकी डेथ हो जाती है या आपकी आंख फूट जाती है, आपको और कोई भी हार्म हो जाता है। जब तक मेरी इंटेंशन आपकी डेथ कॉज करना नहीं था, जब तक मेरी इंटेंशन आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना नहीं था, मैंने कोई अपराध नहीं किया। फर्क नहीं पड़ता कि एंड रिजल्ट हुआ क्या, कि आप मर गए, कि आपकी आंख फूट गई या आपकी हड्डी टूट गई या आपको छोटी सी खरोच आई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ना ही डेथ करने की, ना ही ग्रीवियस हर्ट, तो मैं सुरक्षित हूं। अगर आपने कंसेंट दी और कंसेंट दी है, फेंसिंग खेल रहे हो और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर, पर मान लीजिए इसी सिचुएशन को थोड़ा सा पलट दीजिए। मानो आप फेंसिंग खेलने आए मेरे साथ और मैं आपका पक्का दुश्मन हूँ। शायद आप मेरे को भूल गए हो, मैं आपको नहीं भूला हूँ। हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने आप स्कूल में मेरे बहुत बुलिंग की हो और मैंने आपको 1 सेकंड में पहचान लिया। आप मेरे को नहीं पहचान पा रहे। अब मैंने मन ही मन में सोचा कि ये बहुत बढ़िया मेरे को मौका मिला है, इस खेल का सहारा लेके इस आदमी को मैं जान से मारूँगा या फिर इसकी आँख फोड़ दूँगा। और मैंने अपना मूव किया और इंटेंशन के साथ किया कि आपकी जान लेनी है या आपको ग्रीवियस हर्ट पहुँचानी है। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंची या आपकी डेथ हो गई, तो मैं अपराधी हूं, क्योंकि मेरी इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की, क्योंकि मैं अपनी दुश्मनी निकालता। अंडरस्टैंड दिस। तो जो परिणाम है वो फर्क नहीं डालता कि फेंसिंग में कोई मर गया, बॉक्सिंग में कोई मर गया, यूएफसी में कोई मर गया, रेसलिंग में कोई मर गया, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके द्वारा हार्म पहुंचाई गई, उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी या नहीं, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की थी या नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी इंटेंशन थी, तो वो व्यक्ति गुनहगार है और उसको सजा मिलेगी उस अपराध के लिए। जैसे अगर हत्या की है तो मर्डर के लिए सजा मिलेगी, ग्रीवियस हर्ट किया है तो ग्रीवियस हर्ट के लिए सजा मिलेगी। पर अगर इंटेंशन नहीं है, ना ही नॉलेज, और इंटेंशन जब मैं कह रहा हूँ नॉलेज भी उसमें मान के चलिए, इंटेंशन भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मौत हो जाएगी, ठीक है? ना इंटेंशन थी, ना नॉलेज थी, ना ही डेथ करने की, ना ही ग्रीवियस हर्ट करने की, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मानो मैंने अपना कोई मूव किया, ना ही मैंने इंटेंशनली किया आपको मारने के लिए, ना मेरी नॉलेज थी कि मैं ये मूव करूँगा तो आप मर जाओगे। पर मान लीजिए आपका कोई पार्ट बहुत सेंसिटिव था बॉडी का, जहाँ पे शायद बचपन में आपको कहीं चोट लगी थी, वहीं पे वो तलवार लग गई और आप मर गए। कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो नहीं मरता, चोट आती, खरोच आती, पर मरता नहीं, पर आप मर गए। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको मारने की, ना मेरे को नॉलेज थी कि ऐसे करने से आप मर जाओगे, तो मैं सुरक्षित। तो ना ही इंटेंशन होनी चाहिए किसी की डेथ कॉज़ करने की, ना ही नॉलेज होनी चाहिए डेथ कॉज़ करने के संबंध में, ना ही इंटेंशन होनी चाहिए किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने की, ना ही नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उससे ग्रीवियस हर्ट पहुँच जाएगी। अगर ये काम पूरा हो गया और कंसेंट वाली बात हो गई और 18 साल से ऊपर वाली बात हो गई, फिर चाहे कोई भी परिणाम आए, फिर चाहे आपने छोटी-सी खरोंच पहुँचाई हो, फिर चाहे दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई क्यों ना हो, आप सुरक्षित रहोगे। आप सुरक्षित, ठीक है? ये चार्ट अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो फ़ोटो के साथ। आया मज़ा? मज़ेदार है, बेहतरीन मज़ेदार है। और अभी तो एक ही सेक्शन हुआ है। कंसेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना 3-4 सेक्शंस में आएगा और आज ही कवर हो जाएँगे वो सारे सेक्शंस। और सारे सेक्शंस को समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है। अभी तो एक ही समझे हो। अब देखो ज़रा सेक्शन 27 क्या 26 क्या कहता है, सॉरी। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज़ डेथ डन बाय कंसेंट, देखो यहाँ पे भी आ गया ना कंसेंट, इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। यहाँ पे भी देखो, अगर आप केवल टाइटल पढ़ लोगे ना तो आपको मोर और लेस समझ में आ जाए। क्या कहा जा रहा है? नथिंग व्हिच इज नॉट इंटेंडेड
to cause death. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person. अब सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर हुज बेनिफिट, यहां पे ये बेनिफिट वाला पॉइंट आ जाता है, इट इज डन इन गुड फेथ। तो बेनिफिट वाली बात आ गई, गुड फेथ वाली बात आ गई, एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। तो क्या क्या बातें हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्म पहुंचाई गई है इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ जो डेथ से संबंधित नहीं है, और बेनिफिट का एलिमेंट जो गुड फेथ में सोचा जा रहा है, और कंसेंट इन्वॉल्व। और आप देखो कंसेंट लिखा हुआ है, पर इस सेक्शन 26 में 18 साल वाली बात नहीं लिखी हुई है। अब ये क्या नया गेम है 18 साल वाली बात का, उसको भी जरा भी समझेंगे। पहले ये पूरे सेक्शन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने दिमाग में बिठाते हैं। आओ जरा, सेक्शन 26 क्या कह रहा है? काफी सिमिलर है 25 से, पर डिफरेंट है। यहां पे भी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति, इसका नाम है ए, ठीक है, इसको कोई भी हार्म पहुंचाई गई, और ये जो हार्म पहुंचाई गई है, ये या तो इंटेंशन के साथ पहुंचाई गई है या फिर नॉलेज के साथ पहुंचाई गई, या तो इंटेंशन के साथ या फिर नॉलेज के साथ। और ये किसको पहुंचाई है? इस दूसरे व्यक्ति को पहुंचाई है। इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, क्लियर है? फिर से वही काम करते हैं। अगर केवल इतना ही सिचुएशन देखोगे आप कि बी नाम का व्यक्ति है जो इंटेंशन या नॉलेज के साथ हार्म पहुंचाता है एक व्यक्ति को, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बी नाम का व्यक्ति एक अपराधी है और इसने एक ऑफेंस कमिट किया है, अपराध किया है। पर सेक्शन 26 कहता है नहीं, अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स को हम सेटिस्फाइड माने इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो इंटेंशन है वो इंटेंशन डेथ से संबंधित नहीं होनी चाहिए। वो इंटेंशन डेथ से संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला फर्क अगर आप करना चाहो सेक्शन 25 से, वो यही आ गया। सेक्शन 25 क्या कहता था कि जो इंटेंशन है वो डेथ से जुड़ी हुई भी नहीं होनी चाहिए और ग्रीवियस हर्ट से भी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। पर सेक्शन 26 केवल और केवल डेथ का रेफरेंस दे रहा है, ग्रीवियस हर्ट का रेफरेंस नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे इंटेंशन हो सकता है ग्रीवियस हर्ट से जुड़ी हो, ठीक है, डेथ से जुड़ी हुई नहीं होनी। आपकी जो इंटेंशन थी या नॉलेज थी जो बी नाम के व्यक्ति की, वो किसी व्यक्ति की हत्या की नहीं होनी चाहिए, उसकी जान लेने की नहीं होनी चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हार्म पहुंचाया गया, ये जो हार्म पहुंचाया गया, ये हार्म पहुंचाया गया हो बेनिफिट के लिए। पहले की गलत लिख दी, बताओ। किसके लिए? बेनिफिट के लिए। अब ये बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ इस बात पे मैटर नहीं करता। वो जो व्यक्ति हार्म पहुंचा रहा है उसे गुड फेथ में लगना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। गुड फेथ की रिक्वायरमेंट, उसे गुड फेथ में ऐसा लगना चाहिए कि वो जो हार्म पहुंचा रहा है वो बेनिफिट के लिए पहुंचा रहा है। तो बेनिफिट का एलिमेंट गुड फेथ के अंदर जरूरी है। जैसे ये व्यक्ति इस व्यक्ति को हार्म पहुंचा रहा है कोई भी, पर हार्म इसलिए नहीं पहुंचा रहा है कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाए या उसको दुख दर्द हो। वो हार्म पहुंचा रहा है इसलिए जिससे इसी का फायदा हो, जिसको हार्म पहुंच रही है उसी का फायदा हो। अंततः ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि फायदा हुआ नहीं हुआ, हो सकता है फायदा हुआ हो सकता है नहीं भी हुआ हो। इस डिफेंस को देने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो हार्म पहुंचाई गई वो गुड फेथ में पहुंचाई गई। गुड फेथ का मतलब क्या है? ड्यू केयर और अटेंशन के साथ,
जिसका मतलब क्या हुआ कि जो हार्म पहुंचाने वाला व्यक्ति था उसने अपनी तरफ से पूरी समझदारी के साथ इसी पर्पस के लिए वो हार्म पहुंचाई थी कि दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट पहुंचे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि दिमाग में क्या चल रहा है, गुड फेथ में बेनिफिट के लिए हार्म पहुंचाई जा रही है। अगर ऐसा है तो फायदा मिल जाएगा, अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ दैट इज नॉट, ठीक है। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट। और तीसरी रिक्वायरमेंट वही कंसेंट, कि वो जो व्यक्ति है जिसको हार्म पहुंच रही है, वो जो व्यक्ति है जिसको हार्म पहुंच रही है, ये जो ए नाम का व्यक्ति हमारे एग्जाम्पल में, इसने कंसेंट दी हो उस हार्म के संबंध में। और ये कंसेंट वही चीज एक्सप्रेस भी हो सकती है, मतलब लिखित रूप में, मौखिक रूप में भी हो सकती है, या फिर सिचुएशन को देखते हुए इम्प्लाई भी की जा सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंटेंशन या नॉलेज के साथ हार्म पहुंचा रहा है, उसको फिर भी हम अपराध नहीं मानेंगे अगर इस व्यक्ति की जो इंटेंशन थी वो डेथ कॉज करने की नहीं थी, इसने जो हार्म पहुंचाई थी इंटेंशन या नॉलेज के साथ वो गुड फेथ में बेनिफिट पहुंचाने के लिए पहुंचाई थी, और तीसरा जिसको हार्म हुई है उसने कंसेंट दी थी, अब चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस रही हो चाहे वो कंसेंट इंप्लाइड रही। अब इसमें केवल एक पॉइंट है क्या, और वो पॉइंट क्या है दोस्तों, कि यहां पे 18 साल वाली बात की, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मतलब तो इसका ये हो सकता है कि 18 साल वाली बात नहीं लिखी है, मतलब यहाँ पे कोई एज बैरियर नहीं है। तो यहाँ पे अगर कंसेंट देने वाला व्यक्ति अगर 16 साल का भी है, 10 साल का भी है, 8 साल का भी है, 5 साल का भी है, तो काम चल जाएगा। एक तो इसका मतलब ये हो सकता है। क्या इसका यही मतलब है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। तो क्या इसका यही मतलब है कि 18 साल से ऊपर होना ही पड़ेगा, लिखा हो या ना लिखा हो? नहीं दोस्तों, इसका ये भी मतलब नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी केवल कंसेंट लिखा हो, और ये सुन लीजिए, दिमाग में बांध लीजिए, अगर आपके सामने केवल कंसेंट शब्द इस्तेमाल किया गया हो किसी भी सेक्शन में, जिसके साथ कोई भी एज का क्राइटेरिया ना दिया हो, जैसे 18 साल या कुछ भी ना लिखा हो, एज से रिलेटेड केवल कंसेंट शब्द का इस्तेमाल हो, तो आप अपने आप समझ जाना कि एज का जो क्राइटेरिया होगा, बाय डिफॉल्ट जो एज का क्राइटेरिया होगा वो 12 साल का। अब आप कहोगे कि सर ये आप अपने मन से बोल रहे हो क्या, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 साल का क्राइटेरिया होगा? देखो, कंसेंट को डिफाइन किया गया है बीएनएस के अंदर, आज ही पढ़ेंगे, अभी एक दो सेक्शन के गैप में ही कंसेंट की डेफिनेशन आई कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो उस कंसेंट की डेफिनेशन के अंदर इस बात को रिक्वायरमेंट के तौर पर लिखा गया है कि कंसेंट देने के लिए आदमी की जो उम्र है वो 12 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 साल से नीचे का व्यक्ति तो चाह के भी कंसेंट दे ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कंसेंट अगर लिखा है और कोई भी एज मेंशन्ड नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस कंसेंट को देने की जो क्षमता होगी वो हर एक ऐसे व्यक्ति में होगी जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर, चाहे वो 13 का हो, 14 का हो, 15 का हो, 18 का हो, 25 का हो, 40 का हो। पर जहां पे कंसेंट भी लिखा है और स्पेसिफिकली सेक्शन के अंदर एज मेंशन भी की गई है, जैसे अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 25 के अंदर, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो एज मेंशन की गई है वही हमारा क्राइटेरिया हो जाता है। जैसे सेक्शन 25 में स्पेसिफिकली लिखा था कि कंसेंट दी गई हो और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। तो सेक्शन 25 के लिए हमको चाहिए कि कंसेंट देने वाला व्यक्ति 18 से ही ऊपर का होना चाहिए। वहां पे 17 साल के व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, 15 साल के व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, 14 साल के व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। पर क्योंकि सेक्शन 26 के अंदर 18 साल स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, केवल कंसेंट शब्द को मेंशन किया हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि हमको चाहिए कि वो जो व्यक्ति है जो कंसेंट दे रहा है उस काम के संबंध में उसकी उम्र 12 से, ठीक है। तो 13 साल का भी बंदा चल जाएगा, 15 का भी चल जाएगा, 17 का भी। गेटिंग माई पॉइंट? ये डिफरेंस है इन दोनों सेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे इंप्लाइड लिख लो, क्योंकि केवल कंसेंट है तो हमको एज चाहिए होगी कितनी, 12।
कितनी चाहिए होगी? 12। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला सेक्शन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, आपने जो हार्म पहुंचाया वो गुड फेथ में बेनिफिट के लिए पहुंचाया, और आपने कंसेंट दी थी। किसने? और आपकी जो उम्र होनी चाहिए थी वो 12 साल से ज्यादा होनी चाहिए थी। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये बेनिफिट के लिए हार्म कौन पहुंचाएगा? देखो, जितने भी मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर आपका कोई इलाज करता है, आपका कोई ऑपरेशन करता है, तो उस ऑपरेशन के दौरान आपको हार्म तो पहुंचती ही है ना। कोई भी आप अपने बॉडी में कोई भी ऑपरेशन कराओ, मान लीजिए, तो आपकी बॉडी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी बॉडी को कहीं से काटना-पीटना पड़ेगा, उसमें कहीं स्टिचेस वगैरह लगेंगे, मैनिपुलेशन होगा ना बॉडी का, तो वो हार्म ही तो है, शारीरिक नुकसान ही तो है। अगर उसको हम थोड़ा डिस्टेंस से देखें तो एक तरीके की बहुत ग्रीवियस हर्ट वाली सिचुएशन है कि आपके पेट में कोई चीरा लगा रहा है, कोई इसको काट रहा है, इसको टुकड़ों में बाँट रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो हार्म ही तो है। पर वो अपराध क्यों नहीं है? क्योंकि वो हार्म आपको आपके बेनिफिट के लिए पहुँचाई जा रही है। और एक बात मैं फिर से दोहरा दूँ, इस बात में कन्फ्यूज़ मत होना। बेनिफिट पहुँचा या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर ऑपरेशन सक्सेसफुल तो नहीं होता ना। कई बार हो जाता है कि किसी ऑपरेशन से नुकसान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि अल्टीमेटली बेनिफिट पहुँचा या नहीं। क्राइटेरिया ये है कि जिसने हार्म पहुँचाई है, मतलब जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो उन्होंने अपनी ड्यू केयर और अटेंशन के साथ, मतलब अपने गुड फेथ में पूरी कोशिश की आपको बेनिफिट पहुँचाने। ठीक है? तो हार्म जो पहुँचाया गया हो, वो गुड फेथ में बेनिफिट देने के लिए पहुँचाया गया। अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ हो, चाहे ना। दिस इज़ सेक्शन 26। ठीक है? उम्मीद है अब आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया। चलो, इसके और आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 27। इसको भी ज़रा देखिए। एक्ट डन इन गुड फेथ। देखिए, वही कॉन्सेप्ट है, घूम फिर के आगे-पीछे फिट हो रहे हैं बस। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे चाइल्ड वाली बात आ गई, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, कुछ नई कहानी आने वाली है। क्या बोला जा रहा है? नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट। चाहो तो आपके जो बेयर एक्ट है उसमें जो सेक्शन है उसमें भी ऐसे ही मार्क कर सकते हो आप इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को। गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिख दिया, 12 ईयर्स ऑफ एज, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाई बाई और बाई कंसेंट। दोनों में फर्क समझे, बाई और बाई कंसेंट अभी समझाऊं। ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्डियन or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। ठीक है, फिर एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो और देख लो, फिर एक ही साथ हम लोग समझ लेंगे पूरा। प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल। अच्छा, एक काम करो, प्रोवाइजो पे बाद में आएंगे, पहले सिंपल सिचुएशन को समझ, वरना एक साथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, भाषा को देख के घबराइएगा मत, बहुत आसान। देखो क्या बोला जा रहा है, ये मान लीजिए एक व्यक्ति, इसका नाम है ए। अब खास बात क्या है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन 27। अब खास बात क्या है कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है, ये या तो 12 साल से कम का, इसकी एज 12 साल से कम है, इसकी एज 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, या फिर ये अनसाउंड माइंड, मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं है ये व्यक्ति। दोनों में से कोई एक होगा, और अनसाउंड माइंड का है तो वहाँ एज मैटर नहीं, फिर तो इसकी कुछ भी एज हो सकती है, चाहे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 18 साल का हो, 28 का हो, 38 का हो, 48 का, कोई फर्क नहीं। तो या तो ये बच्चा 12 साल से कम का है, या फिर ये अनसाउंड माइंड का व्यक्ति। कौन? हमारा ए नाम का।
अब ये जो ए नाम का व्यक्ति है, इसको हार्म पहुंचाई जा रही है, और ये जो हार्म पहुंचाई जा रही है ये इंटेंशन के साथ या फिर नॉलेज के साथ पहुंचाई जा रही है। इंटेंशन के साथ पहुंचाई जा रही है या फिर नॉलेज के साथ पहुंचाई जा रही है। और पहुंचा कौन रहा है ये पहुंचा रहा है बी नाम का व्यक्ति। तो आम तौर पर अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए कि कोई व्यक्ति हार्म पहुंचा रहा है इंटेंशन या नॉलेज के साथ एक 12 साल से कम के बच्चे को या फिर किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को, तो आप क्या कहोगे? ये अपराध है, ये ऑफेंस होना चाहिए। पर सेक्शन 27 क्या कहता है कि अगर कुछ रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए, अगर कुछ रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए तो फिर ये ऑफेंस नहीं माना। इसमें क्या रिक्वायरमेंट बताई गई है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि यहां पर ये जो हार्म पहुंचाई जा रही है इंटेंशन और नॉलेज के साथ, ये बेनिफिट के लिए पहुंचाई जा रही है। किसके बेनिफिट के लिए? इसी बच्चे के बेनिफिट के लिए जो 12 साल से कम का है या फिर अनसाउंड माइंड का। और यहाँ पे वही वाली बात, बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि गुड फेथ में ऐसा माना गया उस हार्म को पहुंचाते वक्त कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। और गुड फेथ का मतलब ड्यू केयर और अटेंशन के साथ। ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि कंसेंट दी गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी पिछले सेक्शन में सेक्शन 26 में हमने कंसेंट की बात करी, पर वहां पे एज मैटर मेंशन नहीं थी। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर एज मेंशन नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि 12 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 साल के से जो नीचे का व्यक्ति है वो कंसेंट नहीं दे सकता। अब भले ही वो कंसेंट नहीं दे सकता हो, पर वो भी तो कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ सकता है कि उसे हार्म पहुंचाने की जरूरत है जिससे उसका भला हो सके। फॉर एग्जाम्पल उसका ऑपरेशन करना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे काम चलेगा? या फिर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कंसेंट देने के सक्षम नहीं है, मानसिक रोगी, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे हार्म पहुंचाएंगे उसके बेनिफिट के लिए? ऐसे तो उनके कभी ऑपरेशन ही नहीं हो पाएंगे, डॉक्टर उनके ऑपरेशन ही नहीं करेंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि कंसेंट दी गई हो। कंसेंट किसके द्वारा दी जाएगी इस सिचुएशन में? इनके गार्डियन के द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिनके पास इनका लॉफुल चार्ज है या फिर लॉफुल कस्टडी है। कोई भी शब्द इस्तेमाल कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे आम तौर पर अगर बच्चों की बात करें तो उनके माँ बाप नहीं है उनके, तो उनकी जिसकी भी देख रेख में है वो दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मामा मामी जो भी, अगर कोई लीगल गार्डियन है, कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है उनका कोई गार्डियन, तो वही गार्डियन। ऐसे अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जिसकी भी देख रेख में वो अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, उसकी कंसेंट मैटर करेगी। ठीक है, तो कंसेंट चाहिए होगी, उस गार्डियन की चाहिए होगी या फिर उस व्यक्ति की चाहिए होगी जिसके भी लॉफुल चार्ज में वो व्यक्ति। ठीक है, समझ गए? तो हार्म पहुंचाई जा रही है, भले ही इंटेंशन के साथ है, भले ही नॉलेज के साथ है, पर बेनिफिट के लिए, और वो गुड फेथ में है बेनिफिट। और ये कंसेंट के साथ हो रहा है। किसकी कंसेंट के साथ हो रहा है? गार्डियन की कंसेंट के साथ हो रहा है या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति कंसेंट के साथ हो रहा है जिसके पास उस व्यक्ति का लॉफुल चार्ज। आगे बात समझ में? क्लियर? ये सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई? चलिए, अब यहाँ पे एक और बात है, भले ही वो सेक्शन में नहीं लिखी हुई है, पर उसको आप मान के चला करो अपने आप, अपनी तरफ से, कि ये जो हार्म पहुंचाई गई है ये किसी भी परिस्थिति में डेथ कॉज करने की इंटेंशन के साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो इंटेंशन है वो कभी भी डेथ कॉज करने की नहीं होनी चाहिए। मतलब वही चीज जो हमने सेक्शन 26 में भी पढ़ी, सेक्शन 25 में भी पढ़ी। अब आप कहोगे कि सर ये तो कहीं लिखा नहीं है सेक्शन 27 में, फिर आप कैसे बोल रहे हो? ये बात अभी आपको क्लियर हो जाएगी जब हम प्रोवाइसो पढ़ोगे, वहां पे ये वाली बात आ जाए। ठीक है, क्लियर है? तो डेथ कॉज करने की इंटेंशन यहां पर भी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट डेथ करने कॉज करने की इंटेंशन कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारतीय कानून है किसी को भी ये अधिकार नहीं देता
कि वो इंटेंशन के साथ, चाहे वो कितनी भी बहादुरी का काम हो या बेहतरी के लिए हो, किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले ले। मतलब किसी की जान लेना, चाहे उस व्यक्ति के कितने भी बेनिफिट में हो या उसके परिवार के कितने भी बेनिफिट में हो, फिर भी हमारा कानून आम परिस्थितियों में उसको अलाउ नहीं करता। मतलब वो यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट है। उसकी डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने कुछ मूवीज़ देखी हो, जैसे गुज़ारिश मूवी है एक ऋतिक रोशन की, उसको आप देखोगे तो आपको वो आइडिया लग जाएगा कि हमारा कानून आम तौर पर जान लेने की सहमति नहीं देता है। कभी यूथनेशिया को अच्छे से पढ़ेंगे, एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, कभी डिटेल में अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। पर अभी के लिए केवल इतना याद रखो कि आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए, वो डेथ कॉज़ करने की यहाँ पर भी नहीं होनी। ठीक है? क्लियर है? ये तो हो गया दोस्तों आपका सेक्शन, रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार। तो हार्म पहुँचाई जा रही है एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी उम्र 12 साल से कम है या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है? ये अपराध नहीं माना जाएगा अगर इस हार्म को पहुँचाया जा रहा है, भले ही इंटेंशन या नॉलेज के साथ उस पर्सन के बेनिफिट। बेनिफिट हुआ या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर गुड फेथ में किया गया, जो भी किया गया। और ये सब किया होना चाहिए कंसेंट के साथ। किसकी कंसेंट लगेगी? गार्डियन की या लॉफुल चार्ज की। इस बच्चे की कंसेंट मैटर नहीं करेगी। आप सोचोगे हमने तो बच्चे की कंसेंट ले ली या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की कंसेंट ले ली। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो काम ही नहीं करेगी। आप अपराध कर रहे हो अगर उनकी कंसेंट के साथ कर रहे हो। कंसेंट चाहिए और गार्डियन की चाहिए या फिर ऐसे व्यक्ति की चाहिए जो लॉफुल चार्ज में हो। और जैसा मैंने बताया इंटेंशन जो है वो किसी भी परिस्थिति में मृत्यु करने की नहीं होती। अब आओ ज़रा प्रोविज़ो पर, ठीक है? प्रोविज़ो भी इसका इम्पोर्टेंट है तो इसको ज़रा देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, वही वाली बात आ गई जो हम पढ़ रहे थे अभी, डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, मतलब किसी भी परिस्थिति में आपने जो हार्म पहुंचाया वो ना ही इस इंटेंशन के साथ पहुंचाया होना चाहिए कि आप उसकी मृत्यु करना चाहते हो, ना ही उसकी मृत्यु करने की कोशिश में वो हार्म पहुंचाई। जैसे आप उसकी जान लेना चाहते थे, भले ले नहीं पाए, तो इस उस कोशिश में आपने उसको कोई हार्म पहुंचा दी। मतलब जहाँ पे भी मृत्यु पिक्चर में आ जाएगा, चाहे वो इंटेंशन को लेकर हो, चाहे वो अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, तो फिर आप जस्टिफाइड नहीं। ठीक है? पहली बात। दूसरा, द डूइंग ऑफ एनीथिंग व्हिच द पर्सन डूइंग इट नोज़ टू बी लाइकली टू कॉज़ डेथ। यहाँ पे नॉलेज वाली बात। तो पहले में इंटेंशन वाली बात है, यहाँ पे नॉलेज वाली बात। नोज़ टू बी लाइकली टू कॉज़ डेथ फॉर एनी पर्पस। अब सुनिएगा, अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity, grievous disease और infirmity। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलो बोर्ड के माध्यम से ही समझा देता हूँ। ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि किसी भी परिस्थिति में आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या नॉलेज हो सकती है? इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है। इंटेंशन नॉलेज में फर्क समझते हो ना? इंटेंशन मतलब मैं मृत्यु करना चाहता हूँ। नॉलेज मतलब कि मुझे पता है मृत्यु हो सकती है, मैं चाहता नहीं। तो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ फाइन। क्या नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए? तो इसका जवाब क्या है? देखो आम तौर पर नॉलेज भी डेथ से संबंधित नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप हार्म पहुँचा रहे हो किसी 12 साल से कम के बच्चे को या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को और आपको पता है उस हार्म को पहुँचाते वक़्त कि उस बच्चे की मौत हो सकती है या अनसाउंड माइंड व्यक्ति की मौत हो सकती है, तो आप जस्टिफाइड नहीं। आपको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी सेक्शन 27 पर। इसमें पर लग जाता है। पर क्या है कि अगर आपको नॉलेज थी कि आप जो हार्म पहुँचा रहे हो उससे डेथ हो सकती है, पर फिर भी आपने उस हार्म को पहुँचाया क्योंकि आप उस बच्चे को बचाना चाहते थे और वो ऐसी परिस्थिति में था कि अगर आप वो हार्म नहीं पहुँचाते उसको, तो उसकी डेथ हो जाती।
या फिर अगर आप उसको हार्म नहीं पहुंचाते तो उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाती, या फिर आपने वो हार्म पहुंचाई जिससे कोई बहुत भयंकर बीमारी से उसको छुटकारा मिल सके, कोई ग्रीवियस डिसीज उसको हो रखी थी जिससे वो ठीक हो सके। अगर ये सिचुएशन है तो आपकी नॉलेज होना जस्टिफाइड, पर अगर ये सिचुएशंस नहीं है तो आपकी नॉलेज जस्टिफाइड नहीं है और आपको सुरक्षा नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आमतौर पर नॉर्मल रूल ये है कि आपने जब 12 साल से कम के बच्चे को हार्म पहुंचाई या फिर उस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को हार्म पहुंचाई, तो आपकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है उस हार्म से। मतलब आपको अगर नॉलेज है आप जो हार्म पहुंचा रहे हो उससे मृत्यु हो सकती है, आप फिर भी उसे हार्म पहुंचा रहे हो तो आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये आम परिस्थिति। और अगर आपको नॉलेज है कि मौत हो सकती है पर फिर भी आप उस हार्म को पहुंचा रहे हो, इसलिए क्योंकि अगर आपने हार्म नहीं पहुंचाई तो उस बच्चे की पक्का मृत्यु हो जाएगी, अगर आपने हार्म नहीं पहुंचाई तो उसको बच्चे को ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, या फिर कोई बहुत ही बुरी बीमारी है बच्चे को, उससे बचाने के लिए उसको, बच्चे को या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को बचाने के लिए उसको ऐसी हर्ट आप पहुंचा रहे हो, ये जानते हुए कि उससे बच्चे की मौत भी हो सकती है, यहाँ पे आपकी नॉलेज जस्टिफाई। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बच्चे को सिंपल सा खांसी जुकाम या कोई बहुत ही फीवर आ गया, नॉर्मल सा फीवर आ गया, लाइट फीवर आ गया जिसमें कुछ भी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर साहब बच्चे का कोई ऑपरेशन करना चाह रहे हैं या बच्चे के साथ कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं और वो प्रोसीजर इतना खतरनाक है जिसमें बच्चे की जान जा सकती है। बच्चे की मौत नहीं करना चाहते डॉक्टर साहब, पर डॉक्टर साहब को पता है कि मैं जो प्रोसीजर कर रहा हूँ उससे बच्चे की मौत हो सकती है। और वो ऐसा प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे को खांसी जुकाम या बच्चे को बीमार है, मतलब बच्चे की जान पे नहीं आई हुई है किसी भी तरीके से, और ये जानते हुए फिर भी प्रोसीजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब अपराध कर रहे हैं और उनको सेक्शन 27 का फायदा नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि वो अनजस्टिफाइड सिचुएशन में ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जब उन्हें पता है कि मौत हो सकती है बच्चे की। पर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल, मानो ऐसी परिस्थिति है कि कोई बच्चा है जिसकी पैर में कोई भयंकर जानवर ने काट दिया, जिस जानवर के काटने की वजह से जो जहर है वो बॉडी में तेजी से फैल रहा है और बहुत जरूरी है कि उस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी किया जाए। और वो ऑपरेशन जहर फैलते फैलते यहाँ तक आ गया है, कमर तक आ गया है। ऐसे बॉडी पार्ट पे ऑपरेशन करना है कि हो सकता है कि अगर थोड़ा मामला इधर उधर हुआ तो बच्चे की मौत भी हो सकती है, पर कोई और चारा नहीं। इसलिए चारा नहीं है क्योंकि ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा पक्का ही मर जाएगा, जैसे ही जहर ऊपर चढ़ जाएगा बच्चा मर जाएगा। या फिर अगर वो नहीं भी मरा तो इतनी इतनी पूरी बॉडी उसके काटनी पड़ जाएगी, अलग करनी पड़ जाएगी, मतलब उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगी। तो इन दोनों ही सिचुएशन डॉक्टर का ये ऑपरेशन करना जिससे बच्चे की जान जा सकती है, नॉलेज है उस बारे में, ये जस्टिफाई, उनको सेक्शन 27 की सुरक्षा। या फिर बच्चे को कोई बहुत ही भयंकर बीमारी, जैसे मान लीजिए अभी तो एड्स के लिए कोई ऐसा इलाज नहीं है, या फिर मान लीजिए कैंसर के लिए कुछ ऐसे इलाज हैं, पर मान लीजिए एक बहुत ही एडवांस कोई प्रोसीजर आ गया है जिससे फॉर एग्जांपल आप किसी के किसी के ब्लड कैंसर को आप क्योर कर सकते हो फॉर एग्जांपल, पर वो प्रोसीजर ऐसा है जो बहुत डेंजरस, 50-50 वाला मामला है। पर ब्लड कैंसर भी तो एक ऐसी सिचुएशन है कि आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद किसी की जान चली जाएगी। मानो कोई छोटा सा बच्चा है उसको ब्लड कैंसर है, कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है उसे ब्लड कैंसर, तो वहां पे अगर वो उस प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जान जा भी सकती है तो वो जस्टिफाइड हों। हाँ, पर कंसेंट लेनी पड़ेगी गार्डियन की, दैट इज देयर, बट डेथ की नॉलेज के साथ वो उस प्रोसीजर को कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड। पर मान लीजिए कोई छोटी मोटी बीमारी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया खांसी जुकाम के लिए ऐसा प्रोसीजर करने लग जाए, दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए जो हम लोगों ने पढ़ लिए।
2 बातें समझ ली आपने, ठीक है? अब आओ आखिरी सिचुएशन पे, द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or curing any grievous disease or infirmity। वही चीज है, वही चीज है। और आखिरी में क्या है, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, समझ गए। देखो यही जो सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन है, उसमें केवल डेथ की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो क्या, ग्रीवियस हर्ट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। मतलब कैसे, बोला जा रहा है कि नॉर्मली नॉर्मली जब एक व्यक्ति दूसरे बच्चे को या साउंड माइंड के व्यक्ति को हार्म पहुंचा रहा है, तो उसकी इंटेंशन तो नहीं होनी चाहिए ग्रीवियस हर्ट के संबंध में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉलंटरी कॉजिंग, वॉलंटरी का मतलब होता है जानबूझकर, सोच समझ कर, मतलब यहाँ पे वही एलिमेंट आते हैं इंटेंशन वाले और नॉलेज। ठीक है, थोड़ा बहुत मेजर माइनर डिफरेंस होता है, पर मोटा मोटा यही लेके चलते हैं। तो आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति हार्म पहुंचा रहा है और वो इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ पहुंचा रहा है कि उससे ग्रीवियस हर्ट होगा उस व्यक्ति को, मतलब भयंकर चोट पहुंचे, तो हम उसको सेक्शन 27 की सुरक्षा नहीं देते। मतलब अगर ग्रीवियस डेथ के संबंध में तो हमने पढ़ ही लिया कि ना ही इंटेंशन होनी चाहिए ना नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से ग्रीवियस हर्ट के संबंध में भी अगर इंटेंशन है या नॉलेज है तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ग्रीवियस हर्ट के संबंध में भी आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पर अगर आप हार्म पहुंचा रहे हो और हार्म पहुंचाने का पर्पस ये है कि आप किसी को मृत्यु से बचा रहे हो या किसी ग्रीवियस हर्ट से बचा रहे हो या किसी ग्रीवियस डिसीज से बचा रहे हो, भले ही आपको पता है कि जो हार्म पहुंचा रहे हो उसकी वजह से उस बच्चे को या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या होगा, तो आपको सेक्शन 27 की सुरक्षा मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आमतौर पर मान लीजिए डॉक्टर साहब के सामने कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति आया। ठीक, अब वो अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के आंख में कोई छोटा सा फ्लू हो गया है, जैसे बचपन में नहीं बोलते आंखें आ रही हैं, कुछ वैसा ही फ्लू आ गया है। तो ये नॉर्मली क्या है कि कोई भी ड्रॉप वगैरह डालोगे, थोड़ा सा साफ सफाई रखोगे तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनका तो प्रोसीजर करना पड़ेगा, इनकी तो आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो आंखों का ऑपरेशन ऐसा है जिससे ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगी, भयंकर चोट पहुंचेगी, आंख फूट सकती है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। आपके पास नॉलेज है या आपकी इंटेंशन है ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की और उसके साथ आप हार्म कर रहे हो, तो आप जस्टिफाइड नहीं। पर वहीं मान लीजिए कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जाए डॉक्टर के पास और वो कहे कि सर देखिए कि 2 हफ्ते पहले मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था। ठीक है, मैं जब गिर गया था तो मेरे लेफ्ट पैर की हड्डी टूट गई, बहुत तेज मुश्किल से, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से ट्विस्ट हो गई। तो वहीं पे हमारा एक लोकल डॉक्टर बैठता है, उससे हमने प्लास्टर करवा लिया था। हमें लगा था कि हड्डी टूट गई है, प्लास्टर करवा लेंगे ठीक हो जाएगा, बचपन में भी कई बार करवाया था, करवा लिया। अब साहब ये हो गया है कि इसमें पेन बहुत हो रहा है पैर में, समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ गलत हो गया है क्या। तो डॉक्टर साहब ने जब प्लास्टर काटा तो उन्होंने देखा कि अंदर पैर बिल्कुल सड़ रहा है, उसमें पस भर गया है, क्योंकि अंदर जो मसल्स थी वो फट चुकी थी, और वो बेचारा जो डॉक्टर रहा होगा वो अनपढ़ गंवार रहा होगा, झोला छाप डॉक्टर रहा होगा, उसने बस पैसे कमाने के लिए ऊपर से प्लास्टर चिपका दिया। तो अब स्थिति ये है आज के समय पे कि एक तो रास्ता ये है कि इस पैर को काट दो भाई, और क्या करोगे। या फिर ये है कि रिस्क लो कि यही जो पस है, यही जो है, ये और आगे बढ़े तो पैर का और बड़ा हिस्सा कटेगा, अभी तो आपका घुटने तक में काम चल जाएगा, आगे चाहे थाई तक काटना पड़ेगा। तो ये स्थिति है डॉक्टर के सामने।
तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर साहब अगर पैर को काटेंगे, उस ऑपरेशन को करेंगे, तो उन्हें पता है कि ग्रीवियस हर्ट होगी और उसी इंटेंशन के साथ करेंगे। पैर काट रहा हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, पर फिर भी सेक्शन 27 का उनको फायदा मिलता है, क्योंकि वो इस चोट को क्यों पहुंचा रहे हैं उसको, उस दूसरे व्यक्ति को और ज्यादा चोट ना हो, उसका और ज्यादा पैर खराब ना हो, या उसको मृत्यु ना हो जाए उसी पैर की वजह से, पल बढ़ते बढ़ते और इतना बढ़ जाए कि जान ही चली जाए, उससे बच। ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आप बीमारी का भी ले सकते हो, कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है जिसको कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, उस बीमारी से बचाने के लिए कोई ऐसा ऑपरेशन हो सकता है जिस ऑपरेशन से शायद जान नहीं जाएगी पर चोट बहुत भयंकर पहुंचेगी, तो वो ऑपरेशन करना जस्टिफाइड होगा अगर वो ऐसी बीमारी का सॉल्यूशन करने के लिए है जिससे जान जा सकती है, भयंकर खतरनाक टाइप की बीमारी है, छोटी मोटी आई का फ्लू नहीं है, जुकाम वाली बात। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब आखिरी पॉइंट, अबेटमेंट। आखिरी पॉइंट है अबेटमेंट। अभी अबेटमेंट का क्या पॉइंट है, इसको जरा समझ लो आप सभी लोग। ये सारी अबेटमेंट का अपने आप में पहले मतलब समझ लो, अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अबेटमेंट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक व्यक्ति है मान लो ये ए, एक व्यक्ति है मान लो ये बी। ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये असल में किसी चीज को कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, मतलब हमारे जो जो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये वो व्यक्ति है जो हार्म पहुंचा रहा है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब फॉर एग्जाम्पल। ये जो बी व्यक्ति है ये कौन है, ये अबेटर है। अबेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो इस पहले वाले व्यक्ति का जो एक्ट कर रहा है उसका साथ दे रहा, उसका साथ दे रहा। और साथ देना कुछ अलग अलग तरीके हैं अबेटमेंट के, जैसे एक तो सबसे कॉमन तरीका होता है अबेटमेंट का कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो, या फिर एक तरीका होता है कि आप एड कर रहे हो मतलब सहायता कर रहे हो, या फिर एक तरीका होता है कि आप षड्यंत्र कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, मान लीजिए ये बी एक नर्स है और ए एक डॉक्टर है, ठीक है। अब ए कोई हार्म पहुंचा रहा है और ऐसी सिचुएशन में हार्म पहुंचा रहा है जो अनजस्टिफाइड है, जैसे मान लीजिए खांसी जुकाम के लिए ऑपरेशन कर दे रहा है जैसे मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर को तो फायदा नहीं होगा ना, सेक्शन 27 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मानो उसकी एक नर्स है, डॉक्टर नहीं करना चाहता उस ऑपरेशन को, पर नर्स उसको लगातार उकसा रही है कि तुमको समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी डॉक्टरी तो बिल्कुल चल नहीं रही है, कैसे भरोगे अपने क्लिनिक का किराया, कैसे खिलाओगे अपने बच्चों को, कैसे दोगे मेरी तनख्वाह। अभी ये एक मरीज आया है, इसको बता दो खांसी जुकाम है, तो वो क्या तुम्हें 100 रुपए देगा, 500 रुपए देगा और चले जाएगा, क्या फायदा होगा तुम्हारा। इनको उल्लू बनाओ, इनको बोलो कि इनको बहुत भयंकर बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे, कर दो ऑपरेशन, तो ये उकसा रही। कौन, नर्स उकसा रही। और डॉक्टर ने बातों में आके ऑपरेशन कर दिया, तो डॉक्टर को तो सुरक्षा मिलेगी नहीं, मानो बच्चा मर गया, डॉक्टर साहब तो जाएंगे ही जेल मर्डर के लिए, कि नर्स साहब भी, क्योंकि इन्होंने अबेटमेंट किया है। या फिर एड, सहायता की, डॉक्टर साहब का मन था कि चलो पैसे बनाते हैं, 5 लाख रुपए का बनाते हैं अपना क्लाइंट, नर्स ने इस बात में सहायता करी, सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, मेरा भी 1 लाख रुपए का हिस्सा हो जाएगा इसमें, ठीक है चल ठीक। तो नर्स ने भी अबेटमेंट किया उनको, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो षड्यंत्र कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोग जो सहायता करते हैं या इंस्टिगेट करते हैं या कॉन्स्पिरेसी करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसको सुरक्षा नहीं मिल रही है इस सेक्शन के अंदर, तो उनको भी सुरक्षा नहीं, तो ये नर्स भी जाएंगी जेल में जिन्होंने साथ दिया या इंस्टिगेट किया या कॉन्स्पिरेसी। अगर डॉक्टर साहब सुरक्षित नहीं, तो हर एक व्यक्ति जिसने अबेटमेंट किया है वो भी सुरक्षित। आगे बात समझ में क्लियर है। इतनी सारी बातें कर ली ना हम लोगों ने एक ही सेक्शन में, आप कह रहे होगे कि सर सब खिचड़ी हो गया ऐसा तो नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। चलो एक बार रिवाइज कर लो सेक्शन 27 को। यहाँ पे एक व्यक्ति है हमारे पास जिसकी उम्र या तो 12 साल से कम की है या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, जैसे हार्म पहुंचाई जा रही है इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को। आम परिस्थिति में तो ये अपराध होना चाहिए, पर सेक्शन 27 कहता है कि अपराध नहीं होगा अगर ये जो हार्म पहुंचाई जा रही है इसके लिए बेनिफिट के लिए पहुंचाई जा रही है, गुड पे।
ठीक है? दूसरा, ये जो व्यक्ति है ये खुद तो कंसेंट नहीं दे सकता, इसके बिहाफ़ पे इसके गार्डियन ने या फिर ऐसे व्यक्ति ने जिनके पास लॉफुल चार्ज है, उन्होंने कंसेंट दी हो और यहाँ पे इंटेंशन जो है वो मौत करने की नहीं होनी चाहिए। ये बात और आगे एक्सटेंडेड हो जाएगी। कभी भी वो जो व्यक्ति है जो हार्म पहुँचा रहा है, उसकी ना ही इंटेंशन, ना ही नॉलेज होनी चाहिए डेथ कॉज़ करने की, ना ही ग्रीवियस हर्ट करने की। अगर इंटेंशन और नॉलेज है डेथ कॉज़ करने की या ग्रीवियस हर्ट करने की और उसके साथ हार्म पहुँचा रहे हो, सेक्शन 27 का फ़ायदा नहीं मिलेगा। पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपकी शायद नॉलेज हो डेथ, इंटेंशन तो नहीं, शायद नॉलेज हो डेथ की या फिर ग्रीवियस हर्ट की इंटेंशन हो या नॉलेज हो, तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी अगर आपने वो हार्म पहुँचाई है उस व्यक्ति की मृत्यु रोकने के लिए या उसको किसी दूसरे ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए या किसी भयंकर बीमारी से उसको छुटकारा दिलवाने। तो भले ही आपके पास नॉलेज थी कि मृत्यु हो सकती है या भले ही आपके पास इंटेंशन या नॉलेज थी कि ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, फिर भी आपको सुरक्षा मिल जाएगी अगर इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति गिरे। और किसी भी सिचुएशन में अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जो अबेटमेंट कर रहा है उस व्यक्ति का जिसको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है सेक्शन 27 के अंदर और अबेटमेंट का मतलब क्या? इंस्टिगेट कर रहा है, एड कर रहा है या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी उसी अपराध का उतना ही हकदार होगा और उसे भी सुरक्षा नहीं ठीक है? क्लियर? आ गई बात समझ में? सेक्शन 27 सभी को समझ में आ गया? अब इसको क्या करोगे आप लोग? अच्छे से रिवाइज़ 2-3 बार बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, 2-3 बार बहुत ध्यान से देखोगे, इतनी पार्ट तो सेशन को पक्का हो ठीक है? चलो, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सेक्शन 28 अब सेक्शन 28 क्या करता है? कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन ये क्या कहानी है? यहाँ पे किसी अपराध होने, किसी हार्म पहुँचाने या ना पहुँचाने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे पूरा फ़ोकस किस एक शब्द को समझने पर है, जो कि है कंसेंट। क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा सेक्शन 25 रहा हो, 26 रहा हो या 27 रहा हो, तीनों के अंदर कंसेंट का ही रोल है। तो वो हमको समझाता है सेक्शन 28 क्या कह रहा है? अ कंसेंट इज़ नॉट सच अ कंसेंट as is intended by any section of this Sanhita if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact. Fear of injury or under misconception of fact. And if the person doing the act knows, ये important or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception. ठीक है? दूसरा if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of that to which he gives his consent तो किसकी बात है नेचर की बात और कॉन्सिक्वेंस की बात है तीसरे नंबर पे unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under 12 years of age ये बात तो मैंने आपको पहले ही समझा दी ठीक है चल इतना सही है आओ कंसेंट को समझ लें जरा कि कंसेंट भाई है क्या व्हाट इज कंसेंट सेक्शन 28 इसके लिए डिवोटेड है पूरा कंसेंट क्या होता है देखो कंसेंट ये जो शब्द है इसको समझना बड़ा जरूरी है और आम तौर पर सिविल लॉ के पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको समझो तो ज्यादा बेहतर रहता है सिविल लॉ से मतलब क्या है जैसे जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो वहां पे भी कंसेंट का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बिना कंसेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ ही नहीं सकता जब तक सहमति नहीं होगी तब तक
कैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आएगा। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हम मानते हैं कि कंसेंट अगर दी भी गई है तो वो जेन्युइन कंसेंट नहीं, उसे बोलते हैं कंसेंट विटिलिएट हो गई है, मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है, कोई वैल्यू नहीं। ऐसी कुछ सिचुएशन जैसे कौन कौन सी बताई गई हैं, जैसे एक काफी कॉमन सिचुएशन है जिसे हम बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। एक सिचुएशन बताई गई है फ्रॉड, एक सिचुएशन बताई गई है मिस्टेक, एक सिचुएशन बताई गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस। याद है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, हल्का हल्का। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन चीजों को समझने में ही 2 ढाई लेक्चर लग जाता है। हल्का हल्का आपको आइडिया दे दूं जितना भी के लिए जरूरी है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब जब आप एक व्यक्ति को पता है सच क्या है पर वो फिर भी दूसरे व्यक्ति को झूठ बोलता है और झूठ बोलकर उसकी सहमति ले लेता है। फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन का ही बड़ा भाई है, जहां पर आप एक्टिवली दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ बना रहे हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हो कि दूसरे व्यक्ति को जो सच्ची परिस्थिति है उसका पता ना चल पाए। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एक दूसरे से काफी क्लोज है। फ्रॉड में जो एक्सटेंट है, जो धोखाधड़ी का, वो बहुत बड़ा है। मिस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कम। बस इतना सा डिफरेंस है। मिस्टेक मतलब होता है गलती, जहां पे दोनों ही पार्टीज किसी पॉइंट को लेकर मतलब दोनों ही कंफ्यूज हैं किसी सिचुएशन को लेकर। उनमें कोई ऐसा फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसा जानबूझकर बदमाशी नहीं कर रहा है। दोनों ही होता है ना, कभी कभार दोनों ही किसी मिस्टेक से सफर कर रही हैं और वो किसी चीज के बारे में सहमति दे देती है। और आखिरी ये अंडी इन्फ्लुएंस। अंडी इन्फ्लुएंस आता है किसी तरीके के रिलेशनशिप की वजह से, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसी स्थिति में है कि वो उसके ऊपर दबाव डाल सकता है। जैसे एक पिता अपने बेटे के ऊपर, जैसे एक माँ अपनी बेटी के ऊपर, जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉय के ऊपर दबाव डाल सकता है। जैसे दूसरा व्यक्ति मना करके चाहे चाहे भी मना करना तो शायद नहीं कर पा रहा हो, तो उसको भी एक फ्री कंसेंट नहीं हम लोग कंसिडर करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहानी है, केवल आपको समझाने के लिए कि कंसेंट का मतलब क्या है। मतलब आसान भाषा में अगर कहें तो कंसेंट एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी जेन्युइन इच्छा जाहिर करता है किसी परिस्थिति के प्रति, जहां पर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, या फिर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व नहीं। आम भाषा में अगर कंसेंट को समझना हो तो हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे बात समझना क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अब आप। अब हम आते हैं क्रिमिनल लॉ पे, मतलब हमारे बीएनएस पे। बीएनएस में कंसेंट का मतलब क्या बदल जाता है? नहीं, बीएनएस में भी कंसेंट का यही मतलब है जो हम लोगों ने अभी। पर इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स अभी हम लोगों ने सेक्शन 28 में मार्क किए ना, बस उनका हम लोगों को ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें वही हैं, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। जैसे बहुत ही सीधी सी बात है, सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई भी कंसेंट दी गई है पर उसको देने के पीछे किसी भी प्रकार का भय, जो भय हो सकता है किसी इंजरी से जुड़ा हो, या फिर भय तो नहीं है किसी भी प्रकार का, बल्कि मिसकंसेप्शन है, और मिसकंसेप्शन है किसी भी तथ्य से जुड़ा हुआ, किसी भी फैक्ट से जुड़ा हुआ, तो हम ये मानेंगे कि ये जो कंसेंट है ये वैलिड कंसेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल फियर का ले लो, सबसे आसान एग्जांपल इसी का होगा। जैसे हम ये पढ़ रहे थे सेक्शन 25 के अंदर, 26 के अंदर, 27 के अंदर, कि वो जो व्यक्ति है जैसे हार्म पहुंच रहा है वो कंसेंट दे रहा है, या फिर 27 में उसके बिहाफ पे उसके गार्डियन कंसेंट दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपको डरा धमका के आपकी कंसेंट ले ली जाए। अरे कंसेंट नहीं दोगे, कंसेंट नहीं दोगे तो तुम्हारी मार लगाएंगे अभी यहीं पे डंडे से, कंसेंट नहीं दोगे तो गोली मार देंगे तुम्हारे पैर में। तो क्या है, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप कहने के लिए आपने फॉर्म पे साइन कर दिया। डॉक्टर ने आपको डराया धमकाया और आपने फॉर्म पे साइन कर दिया। तो ये जो कंसेंट है ये फ्री कंसेंट नहीं, और इस कंसेंट के आधार पर ये सुरक्षाएं सेक्शन 25 की हो, 26 की हो या 27 की हो, वो उन डॉक्टर साहब को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो फियर ऑफ इंजरी, एक भय का माहौल क्रिएट कर कर आपसे ली गई। और फियर ऑफ इंजरी जरूरी नहीं है कि जिसकी कंसेंट ली जा रही है उसी को पहुंचाई जाए। जैसे बोलें कि फॉर्म पे साइन नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स को मार देंगे,
आपके भाई को मार देंगे या आपकी बहन की टाँगें तोड़ देंगे। तो ज़रूरी नहीं है फ़ियर ऑफ इंजरी खुद के प्रति, अपने किसी जुड़े हुए दोस्त, यार, परिवार के सदस्य मतलब जिसको चोट पहुँचने से आपको फ़र्क पड़ेगा, उसके प्रति भी हो सकती है। दूसरा है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कुछ ऐसी ही परिस्थिति है जिसको हम सिविल लॉ में मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक वगैरह बोलते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको सच्चाई का पता नहीं, आपने जो कंसेंट दी है उसके बारे में आपको पूरी सच्ची जानकारी नहीं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको बताया कि ये ऑपरेशन होगा साहब और ये ऑपरेशन में ये हम लोग स्टेप लेंगे और हो सकता है कि आपको 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा दर्द हो ऑपरेशन के बाद। तो आपने सोचा 3-4 दिन तक दर्द होगा, चलो झेल लेंगे, कोई बात नहीं, 3-4 दिन की तो बात है। और डॉक्टर साहब ने ये नहीं बताया कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपनी आँखों की रोशनी खो दो या अपने कानों की सुनने की क्षमता खो दो, ऐसा नहीं बताया और ऐसा उसमें निहित है। या तो हो सकता है गलती से डॉक्टर साहब बताना भूल गए हों या हो सकता है कि डॉक्टर आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो जानबूझ के या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा हो कि अगर मैंने बता दिया आँखों वाली बात या कानों वाली बात तो ये ऑपरेशन कराएगा नहीं, भाग जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मत बताओ। फ्रॉड ही तो हुआ ये भी, मिसरिप्रेजेंटेशन ही तो हुआ कि पूरी जानकारी नहीं दी और आप कंसेंट दे देते हो। चलो 4 दिन की बात है, आपको नहीं पता कि आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है और मानो आपका ऑपरेशन हो गया, आँखों की रोशनी चली गई। तो यहाँ पे वो जो डॉक्टर साहब हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो कंसेंट आपके द्वारा दी गई है, वो वैलिड नहीं। तो 2 पॉइंट तो ये, कि कोई भी कंसेंट जो दी जाती है किसी भी फ़ियर के अंदर, जो किसी इंजरी से संबंधित है या किसी भी झूठे तथ्य पर अगर आधारित है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वैलिड कंसेंट नहीं मानी। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है या कोई भी व्यक्ति जो नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड स्थिति में है और इन दोनों ही सिचुएशंस में ऐसी परिस्थिति है कि वो नहीं समझ पा रहा कि वो जिसके बारे में कंसेंट दे रहा है उसका क्या नेचर है या फिर उसके क्या परिणाम हों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए। देखो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या या इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या? ये कोई एक ऐसी स्थिति थोड़ी ना है जो आपको पता है सर्टेनिटी से कि ये है अनसाउंड माइंड का मतलब। इसमें भी कई सारी डिग्रीज़ होती हैं। जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की कई सारी डिग्रीज़ होती हैं। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई व्यक्ति है तो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है यार, एकदम फर्स्ट क्लास है। पर कभी-कभी उसे पागलपन का दौर आ जाता है और ऐसा शायद महीने में 1 बार होता हो या हफ्ते में 1 बार होता हो। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको शायद एक ही दिन में 4 बार आता हो। कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद नॉर्मली अनसाउंड माइंड के ही रहते हैं, पर कभी-कभी सोचने समझने की उनमें क्षमता आती है। मानो दिन में केवल 1-2 घंटे वो सही रहते हैं, बाकी टाइम उनको बाँध-बूँध के ही रखना पड़ता है। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कोई एक सर्टेन स्थिति नहीं है कि ये व्यक्ति है कि इसको जैसे डायबिटीज़ वाले को बोल देते हैं कि ये डायबिटिक, पर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऐसा नहीं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की कई सारी डिग्रीज़ हो सकती हैं, बहुत ही नॉर्मल न्यूट्रल से लेके काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। इसी तरीके से इंटॉक्सिकेशन भी होता है, नशा भी तो कई सारी डिग्रीज़ में हो सकता है। अब आदमी ने 1 पैग लगाया है, तो उसको नशा होगा, वो नशे में है, पर उसका नशा किसी 10 पैग वाले से तो बहुत कम है। तो समझ पा रहा होगा शायद, सोच पा रहा होगा और अभ्यस्त है, तो ऐसा तो 3, 4, 5 में भी वो उस स्थिति में रहते हैं कि सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और नशा केवल शराब का थोड़ी ना, ड्रग्स भी हो सकते हैं, हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं। तो नशा का भी अपना एक कैटेगराइज़ेशन है, अपनी एक डिग्रीज़ है। तो हम कैसे पता लगाएँ कि कौन से नशे की स्थिति में दी गई या कौन सी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति में दी गई कंसेंट को वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इसका सिंपल सा टेस्ट ये है कि अगर आपको कंसेंट की डेफिनिशन में नहीं गिराना है, तो आप बस इतना सा देखो कि वो जो व्यक्ति है जिसने कंसेंट दी है, वो या तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफ़र कर रहा था उस समय पे जब उसने कंसेंट दी या फिर वो नशे में था, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था, इतना काफ़ी नहीं है। और वो जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या फिर वो जो इंटॉक्सिकेशन, वो इस लेवल का था कि वो व्यक्ति उस समय पर जिस बारे में वो कंसेंट दे रहा है,
ना ही उसका नेचर समझ पा रहा था, ना ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ पा रहा था। मतलब ना ही उसे ये समझ में आ रहा था कि वो किस चीज़ के बारे में अपनी कंसेंट दे रहा है, ना ही उसे ये समझ में आ रहा था कि उसके कंसेंट देने के परिणाम क्या होने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें उसके समझ में ना आ रही हो, दोनों ही, तब इसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भले ही अनसाउंड माइंड का, कोई व्यक्ति भले ही इंटॉक्सिकेटेड हो, पर अगर वो कंसेंट दे रहा है और उस कंसेंट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस समझ पा रहा है, तो वो एक वैलिड कंसेंट है दोस्तों। समझना इस बात, वो इनवैलिड तभी होगी जब वो नेचर और कॉन्सिक्वेंस समझने में सक्षम नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा नशे की स्थिति में है और उसको अस्पताल लेके जाया गया है। अब वो उसे मतलब होशो-हवास नहीं है किसी बात, बड़बड़ा रहा है और डॉक्टर ऐसे समय पर उसे बोल रहा है कि भाई देखो तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, तुम्हारी ये नशे की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, इतना-इतना खर्चा आ जाएगा, इसमें ये सारे खतरे हैं, आप साइन करो। अब वो तो नशे में उसके सामने पेपर रखा, उसने साइन कर दिया, ये वैलिड कंसेंट नहीं। ये एग्ज़ाम्पल आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में कर लो। कोई व्यक्ति है, जब वो अस्पताल आया था तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से उसको पागलपन का दौरा पड़ गया। डॉक्टर समझ गया कि ये तो पागलपन का दौरा पड़ गया इसे, इससे अभी साइन करा दो। उसके सामने पेपर रख दिया कि यही ऑपरेशन होना है, आपका पागलपन ठीक हो जाएगा। अगर उस समय पे जब ये नशे में जो व्यक्ति है या ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफ़र कर रहा है व्यक्ति, अगर समझने में सक्षम नहीं था कि वो किस बारे में अपनी कंसेंट दे रहा है या कंसेंट देने के क्या परिणाम होंगे, मतलब क्या ऑपरेशन होगा, उसके क्या-क्या खतरे हैं। अगर वो ये नहीं समझ पा रहा था, तो ये एक वैलिड कंसेंट नहीं होगी और डॉक्टर साहब को वो सारी सुरक्षाएँ जो हमने पढ़ी 25, 26 या 27 के अंदर, वो उनको नहीं मिल पाएँ। ठीक है? तो अनसाउंड माइंड में का होना या फिर इंटॉक्सिकेटेड होना इस हद तक कि आप नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पा रहे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आखिरी बात 12 इयर्स वाली तो मैंने आपको बता ही दी कि को किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 12 साल से कम है, वो कभी भी कंसेंट दे ही नहीं सकता। मतलब अगर आपने कंसेंट ली है ऐसे व्यक्ति की जो 12 साल से कम का है, 11 का है, 10 का है, 8 का है, 5 का है, उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू ही नहीं। उसके बिहाफ़ पे कंसेंट हमेशा उसका गार्डियन ही देगा। इसी तरीके से ऐसा कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जो नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में सक्षम नहीं है, उसके बिहाफ़ पे कंसेंट उसका गार्डियन ही देगा। इसी तरीके से कोई भी इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति जो नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में सक्षम नहीं है, उसके बिहाफ़ पे उसका गार्डियन ही कंसेंट देगा, वो कंसेंट नहीं देगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं दोस्तों कंसेंट के संबंध में आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं, पक्के कर लेने हैं, ठीक है? क्योंकि इनसे आम तौर पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है और मेंस में भी अगर इनमें से किसी भी सेक्शन में क्वेश्चन आ गया, चाहे 25 पे आया हो, 26 पे आया हो, 27 पे मतलब जहाँ पे भी कंसेंट का पॉइंट है, तो आपको ये सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा अपने एग्ज़ामिनर को कि कंसेंट का मतलब क्या है और इसी तरीके से आपको थोड़ा-सा डायग्राम वगैरह बनाकर हर एक पॉइंट पर 1-2 लाइन लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है और कब बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। आप एग्ज़ाम्पल्स भी अगर देना चाहें, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए, उन एग्ज़ाम्पल्स को भी दे सकते हो। अपने नए एग्ज़ाम्पल्स बनाना चाहो, तो अपने नए भी खुद के एग्ज़ाम्पल्स बना ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, इसी के साथ आपका सेक्शन 28 भी कवर हो जाता है। अब देखिए ज़रा सेक्शन 29 को देख लेते हैं। सेक्शन 29 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज़। ये बड़ा सरल सा सेक्शन है, पर कई बार मैंने देखा है बच्चे इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत ही सरल सी बात है, एक बार में आपको समझ में आएगी। क्या कह रहा है? द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। अब आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है सर, ये क्या समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? देखिए बड़ी सरल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने कुछ सेक्शंस को पढ़ा। एक पढ़ा हमने सेक्शन 25
पढ़ा? क्या पढ़ा सेक्शन 25 के अंदर? कि हम अपने आप को किसी भी ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हैं, जहाँ पर हमको कोई भी हार्म पहुँच सकती है। मतलब हम अपनी कंसेंट दे रहे हैं एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, और ऐसी परिस्थिति में वो जो दूसरा व्यक्ति है इंटेंशन या फिर नॉलेज के साथ हमको हार्म पहुँचा रहा है। हाँ, उसकी इंटेंशन या नॉलेज डेथ के संबंध में ना होनी चाहिए, ग्रीवियस हर्ट के संबंध में नहीं होनी चाहिए, पर अदरवाइज़ और उसकी कोई भी इंटेंशन हो, उस इंटेंशन के साथ वो मुझे अगर हार्म पहुँचाएगा, तो वो अपराध नहीं है। अगर मैंने उसके संबंध में कंसेंट दी है और मेरी उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो। यही तो पढ़ा हमने सेक्शन 25 में। कुछ ऐसी ही कहानी हमने सेक्शन 26 में भी पढ़ी थी, सेक्शन 27 में भी पढ़ी थी। बस 26-27 में क्या नया आ गया था कि यहाँ पे बेनिफिट के लिए जो हार्म पहुँचाया जा रहा था, वो बेनिफिट के लिए पहुँचाया जा रहा था, गुड फेथ में बेनिफिट के लिए, ठीक है? और यहाँ पर बस यहाँ पे 18 साल वाला एलिमेंट नहीं रहा था। यहाँ पे 12 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा कंसेंट दे सकता था, और 27 में तो 12 साल से कम का बच्चा है या अनसाउंड माइंड है तो उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन दे रहा था। मतलब तीनों ही सिचुएशंस ऐसी थी, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुँचा रहा था, इंटेंशन के साथ, नॉलेज। और हम कह रहे थे कि कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर सैटिस्फाई हो रही हैं, तो इसको हम ऑफेंस नहीं मानते। ये कॉमन था, तीनों ही सेक्शंस में, यही कॉमन थी बात। अब सेक्शन 29 क्या कह रहा है उसको समझो। सेक्शन 29 कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा हार्म है, कोई ऐसा एक्ट जिसके लिए इंटेंशन का होना मैटर नहीं करता हो, नॉलेज का होना मैटर नहीं करता हो, हार्म का होना मैटर नहीं करता हो। ऐसा कोई एक्ट जिसके लिए कोई ये सब बातें रिलेवेंट है ही नहीं कि कोई हार्म कॉज हुई या नहीं, कंसेंट ली गई थी या नहीं, कोई भी बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो उस एक्ट को करने के लिए, उस ऑफेंस को करने के लिए क्या सेक्शन 25 का फ़ायदा ले सकते हैं, 26 का फ़ायदा ले सकते हैं, 27 का फ़ायदा ले सकते हैं? क्या ऐसी सिचुएशंस में ये सेक्शंस क्या बचा सकेंगे उस अपराधी को? दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कौन-सा ऑफेंस होगा जिसमें ये सारी बातें मैटर ही नहीं कर रही? ना ये मैटर कर रहा है कि कंसेंट दी गई है या नहीं, ना ये मैटर कर रहा है कि हार्म हुआ है या नहीं, क्या इंटेंशन थी, क्या क्या नॉलेज थी, ये सब कुछ मैटर ही नहीं कर रहा। जैसे इसका सबसे आसान एग्ज़ाम्पल है मिसकैरेज, या फिर इंटेंशनल मिसकैरेज बोल। हमारे देश के अंदर बच्चा गिराना एक कानूनी अपराध है। जब तक वो एक कानून के अनुसार ना हो, उसके बारे में पूरा अलग कानून। जब तक उस पूरी व्यवस्था के अनुसार ना किया जाए काम, बच्चे को गिराना, उसका अपना एबॉर्शन कराना, वो एक ऑफेंस है, एक एक्सप्लिसिट ऑफेंस है। और उस ऑफेंस को करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस माँ का अबॉर्शन किया गया उसे किसी भी टाइप का हार्म पहुँचा हो। ये कोई ज़रूरी नहीं। ना ये ज़रूरी है कि कोई भी हार्म पहुँचाने की उसको इंटेंशन रही हो या नॉलेज रही हो। और ये बात भी मैटर नहीं करती कि वो जो माँ है जिसका अबॉर्शन हुआ है उसने कंसेंट दी थी या नहीं दी थी। क्योंकि अगर वो कंसेंट दे भी दे, तो भी वो अपराधी। इनफैक्ट कंसेंट देके तो वो खुद उस अपराध की भागीदार बन जाती है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसा अपराध है जैसे मिसकैरेज कॉज़ करना, एबॉर्शन करना, यहाँ पर इन सारे सेक्शंस का फ़ायदा नहीं, ठीक है? जब तक वो उन कानूनों के अनुसार ना हो, जिन कानूनों के अंदर एबॉर्शन को अलाउ किया गया है। देखो, मैं बताता हूँ, आज के समय पे ये जो एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ ना आपको मिसकैरेज का या एबॉर्शन का, आज के समय पे ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं है।
मैं इस बात को मान रहा हूँ, ऑलरेडी मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज की समय पे, आज की परिस्थिति में अबॉर्शन हमारे यहाँ लीगल है, कुछ एक्सप्लिसिट सर्कमस्टांसेस में। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सप्लिसिट सर्कमस्टांसेस के अनुसार अगर हम लोग मिसकैरेज कर रहे हों, अबॉर्शन कर रहे हों, तो हमको ये सारे सेक्शंस फ़ायदे दे जाएँ। ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि बच्चे को अगर नहीं गिराया तो माँ की जान चली जाएगी और माँ की जान को बचाने का इकलौता तरीका ये है कि अबॉर्शन कर दिया जाए और उस कानून के साथ अनुसार उसमें कुछ परमिशंस वगैरह हमको लेनी पड़ती हैं अथॉरिटीज़ की। हमने हमारे पास अथॉरिटीज़ की परमिशन भी आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डॉक्टर अबॉर्शन करेगा और उस अबॉर्शन को करने में शायद माँ को अगर थोड़ी बहुत हार्म पहुँचेगी, तो वो डॉक्टर ये सारे बेनिफिट क्लेम कर पाएगा सेक्शन 26 के अंदर या सेक्शन 27 के अंदर, 26 के ही अंदर करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? पर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसी सिचुएशन आपके सामने पेश कर रहा हूँ जहाँ पे अबॉर्शन कर रहा है कोई डॉक्टर और मानो इल्लीगली गैर कानूनी तरीके से कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये सारे फ़ायदे नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे माँ की कंसेंट मैटर नहीं करती है। माँ को कोई हार्म होगी या नहीं होगी मैटर नहीं करती है। हार्म करने की इंटेंशन थी या नॉलेज थी ये भी मैटर नहीं क्योंकि मिसकैरेज करना, अबॉर्शन करना अपने आप में ही अपराध है, जब तक कि वो उस प्रोसीजर के द्वारा ना हो, उस प्रोसेस के द्वारा ना हो, जो उस पूरे कानून के अंदर व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। बस इतनी सी बात, ठीक है? चलो, ये हो गया दोस्तों आपका सेक्शन 29 जहाँ पर हम ऐसे अपराधों की बात करते हैं, जहाँ पर हार्म का होना या ना होना मैटर नहीं करता है, इंटेंशन का नेचर मैटर नहीं करता, ना ही कंसेंट की कोई वैल्यू। इसके एग्ज़ाम्पल ढूँढ पाना बहुत आसान नहीं है, तो आप इसी मिसकैरेज वाले एग्ज़ाम्पल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक कहानी सभी लोगों को क्लियर है? चलो, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन 30 पर। सेक्शन 30 क्या कहता है, इसको ज़रा और समझ लेते हैं, ठीक है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा-सा चौंका देगा। क्योंकि जब से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं सेक्शन 25, 26, 27 और फिर जब से कंसेंट को हमने समझा, 28 के अंदर तो हमें ऐसा भरोसा हो गया है कि कंसेंट की बहुत वैल्यू है और बिना कंसेंट के काम नहीं बनेगा, सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, ऐसा हमारे अंदर भाव आ गया है। ये भाव आपका तहस-नहस हो जाएगा इस सेक्शन 30 को पढ़ के। क्या कह रहा है सेक्शन 30? नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज़ टू अ पर्सन फॉर व्होज़ बेनिफिट, ध्यान से देखो रिक्वायरमेंट पे ध्यान दिया करो। फॉर whose benefit it is done in good faith। अब सुनिएगा, even without, ध्यान से देखिए, even without that person's consent, मतलब बिना कंसेंट के, if the circumstances, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, circumstances are such that it is impossible, ध्यान से देखिए शब्दों का इस्तेमाल देखिए, it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent or has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, for the thing to be done with benefit। पहले ये सेक्शन कहता क्या है, इसकी क्या स्टोरी है, पहले सेक्शन को समझते हैं, फिर इसके प्रोवाइसो को देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ी सी अलग सिचुएशन। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सेक्शन 30 पर। मान लीजिए एक ये व्यक्ति, ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए नाम का, ठीक है। इस ए नाम के व्यक्ति को हार्म पहुंचाई जाती है, ठीक है, और ये हार्म जो पहुंचाई गई है, ये इंटेंशन के साथ पहुंचाई गई है या फिर नॉलेज के साथ पहुंचाई गई है। और ये हार्म किसने पहुंचाई है, हमारे इस व्यक्ति ने जिसका नाम है बी। तो हम क्या कर रहे थे तब से, इसको आम परिस्थिति में अपराध मान रहे थे। पर सेक्शन 25, 26 और 27 में हमने क्या पढ़ा कि ये अपराध नहीं होगा अगर कंसेंट इन्वॉल्व। सेक्शन 25 और 26 के अंदर क्या पढ़ा, जिस व्यक्ति को हार्म पहुंची है उसने कंसेंट दे दी थी उस हार्म के संबंध में,
और सेक्शन 27 के अंदर क्या पढ़ा कि उस व्यक्ति के बिहाफ पर उसके गार्डियन ने, क्योंकि वो 12 साल से कम का है या अनसाउंड माइंड का है, तो उसके गार्डियन ने कंसेंट दे दी थी। मतलब जो सुरक्षाएं हमको मिली थी सेक्शन 25 या 26 या 27 के अंदर कि हम उसको अपराध नहीं मान रहे थे, वो इस आधार पर थी कि कंसेंट। अब यहाँ पे कहानी क्या अलग है, यहाँ पे कहानी ये अलग है कि यहाँ पे हार्म पहुंचाई जा रही है, इंटेंशन और नॉलेज के साथ पहुंचाई जा रही है, पर यहाँ पर कोई भी कंसेंट नहीं है। नो कंसेंट इन्वॉल्व। और बिना कंसेंट होने के बावजूद हम इसको अपराध नहीं मानेंगे, हम इसको अपराध नहीं मानेंगे। क्यों? कंसेंट ना होने के बावजूद क्यों नहीं मानेंगे अपराध? क्योंकि जो हार्म पहुंचाई गई, ये जो हार्म पहुंचाई गई, ये उस व्यक्ति के बेनिफिट में, और बेनिफिट हुआ या नहीं वो मैटर नहीं करता। जो भी कुछ किया गया वो गुड फेथ में किया गया। वही बात जो हमने पढ़ी थी 26 और 27 में, वही बात कि जो भी कुछ किया गया वो बेनिफिट में किया गया, गुड फेथ के साथ किया गया। और ये जो कंसेंट ना होने की वजह है, ये जो कंसेंट नहीं है, ये इस वजह से नहीं है क्योंकि कंसेंट लेना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल किस वजह से है? सरकमस्टांसेस की वजह, परिस्थितियों की वजह। जैसे मान लीजिए अगर वो 12 साल से ऊपर का व्यक्ति है जिसको हार्म पहुंचा रहे हैं, या फिर वो अगर सही व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, तो उसकी कंसेंट नहीं ले पा रहे क्योंकि वो कंसेंट देने में सक्षम नहीं रहा है। मानो उसका बहुत जोरों का एक्सीडेंट हो गया है, वो होशो हवास में नहीं है, अपने लिए फैसला लेने में सक्षम नहीं है, मानो बेहोश पड़ा है। या फिर अगर वो 12 साल से कम का है या अनसाउंड माइंड का है, तो उसके बिहाफ पे उसका कोई गार्डियन नहीं है जो उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सके। मतलब सर्कमस्टांसेस हैं कि इम्पॉसिबल हो गया है कंसेंट लेना उस व्यक्ति का जिसको हार्म पहुंचा रहे हैं, या उसके बिहाफ पे उसके गार्डियन का। तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम इसको ऑफेंस नहीं मानते, बशर्त है कि जो हार्म पहुंचाई गई वो उस व्यक्ति के बेनिफिट, और बेनिफिट हुआ या नहीं दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। गुड फेथ में ये मानकर पहुंचाई गई कि उसको बेनिफिट पहुंचेगा, दैट इज। आगे बात समझ में क्लियर है? तो कहने का मतलब है ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाए इंटेंशन और नॉलेज के साथ, बिना उसकी कंसेंट लिए या बिना उसके गार्डियन की कंसेंट के लिए, तो भी वो अपराध ना हो अगर उस हार्म को पहुंचाया गया है उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में, और परिस्थितियां ऐसी हैं कि कंसेंट ले पाना या तो उस व्यक्ति की या उसके गार्डियन की इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन। इसके हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से अपने दोस्त की शादी अटेंड करने जा रहे हैं किसी दूसरे शहर, वो दूसरा शहर शायद आपके पड़ोस में ही है, पर आप जा रहे हैं। या मान लीजिए शादी से वापस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप घर पे बता के गए थे कि आप अगले दिन आएंगे, पर अचानक से दोस्तों दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कोई भी वजह रही, आप अकेले वापस आ रहे हैं, और अचानक से आपका सुनसान रास्ते पे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या किया कि जो गांव आसपास के किसी व्यक्ति ने, जिसने भी सबसे पहले आपको पाया, आपको रिपोर्ट करने के बदले, आपकी सहायता करने के बदले, उसने आपका फोन, आपका वॉलेट वगैरह चुरा के वो भाग गया। इसी बीच थोड़ी बहुत देर बाद एक और भला व्यक्ति आया जिसने आपकी स्थिति को देखा, उसने एम्बुलेंस को बुलाया, आपको अस्पताल लेके जाया गया,
और जब तक आप अस्पताल पहुंचे आपकी हालत बिल्कुल पस्त हो, मतलब आपका बहुत सारा खून बह चुका है, आप होश-ओ-हवास में बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि आप मर जाओ। और हमारे पास हॉस्पिटल के पास आपके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि आपका वॉलेट भी नहीं है आपके पास, आपका फ़ोन भी नहीं है। ना हमें पता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपके पेरेंट्स का नंबर, कोई जानकारी। और स्थिति ऐसी है कि अगर अभी हमने आपका ऑपरेशन नहीं किया, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें शायद आपकी मृत्यु भी हो सकती है, या फिर ऐसा कोई ऑपरेशन जिसमें आपको शायद ग्रीवियस हर्ट भी पहुँच सकता है, नहीं किया तो आप पक्का मर जाओगे। तो यहाँ पर ये हार्म पहुँचाना आपके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में जस्टिफाइड होगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई थी कि कंसेंट लेना आपकी या आपके परिवार वालों की इम्पॉसिबल। मानो वॉलेट चोरी नहीं हुआ तो इम्पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है वॉलेट के अंदर या फिर फ़ोन के अंदर कोई जानकारी मिल जाती, जिससे शायद आपके पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट किया जा सकता। हो सकता है मिल जाती, हो सकता है नहीं भी मिलती, या फिर सिचुएशन ऐसी होती कि आपकी सिचुएशन शायद इतनी क्रिटिकल नहीं, हम शायद अगले सुबह तक रुक सकते थे, तो फिर आपको ये सेक्शन का फ़ायदा नहीं। अगर आप रुक सकते थे सुबह तक, पर आपने बिना कंसेंट लिए तुरंत ऑपरेशन कर, जो ज़रूरी भी नहीं, तो फिर आपको सुरक्षा नहीं। दोनों चीज़ें चाहिए। कंसेंट लेना इम्पॉसिबल हो गया हो समय रहते-रहते, जितना समय है हमारे पास आपको बचा, ठीक है? ये है दोस्तों आपका सेक्शन 30। अब इसमें प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो वैसा ही है जो हमने पढ़ा था सेक्शन 27 में। प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, वही बात, और द अटेम्प्टिंग टू कॉज़ डेथ, the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing the death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity, the voluntary causing of hurt or to the attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing the death or hurt, और आखिरी में अबेटमेंट वाली बात, मतलब वही चीज दोबारा से एक बार और बता देता हूं तो और पक्की हो जाएगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में आपकी जो इंटेंशन है वो डेथ कॉज करने की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर कट। ये सारे सेक्शंस में स्टेटमेंट कि डेथ कॉज करने की इंटेंशन के साथ अगर कुछ भी आपने किया है तो किसी भी सेक्शन की सुरक्षा आपको नहीं, तो आपकी इंटेंशन डेथ की नहीं होनी चाहिए, ये सेक्शन 30 की सुरक्षा पाने के लिए भी, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली आपकी नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए, आपकी नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसके संबंध में, डेथ के संबंध में। पर डेथ के संबंध में नॉलेज जस्टिफाइड है अगर आप जो भी कर रहे हो वो उस दूसरे व्यक्ति की जान को बचाने के लिए ही कर रहे हो, या उस दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरी चोट से बचाने के लिए कर रहे हो, या दूसरे व्यक्ति को किसी भयानक डिसीज या फिर इन्फर्मिटी से बचाने के लिए कर रहे हो। तो वैसे नॉर्मली डेथ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, और डेथ की नॉलेज आपको पता है कि मृत्यु हो सकती है तभी आप कुछ कर रहे हो, नॉर्मली वो जस्टिफाइड नहीं है, पर वो जस्टिफाइड हो जाएगा अगर आप जो कर रहे हो वो इस पर्पज से कर रहे हो कि दूसरे व्यक्ति को मौत होने से बचा लें, या उसको कोई हर्ट होने से बचा लें, या उसको किसी भी प्रकार की डिसीज या फिर इन्फर्मिटी से बचा। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। हाँ, सॉरी, यहाँ पे बस ग्रीवियस हर्ट कर लो और यहाँ पे कर लो ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। आ गई, ये सिचुएशन है जहाँ पे डेथ के संबंध में नॉलेज जस्टिफाइड। तीसरे नंबर पे आते हैं इंटेंशन या फिर नॉलेज, किसके संबंध में, हर्ट के संबंध, ग्रीवियस हर्ट के संबंध में नहीं, हर्ट के संबंध में। हर्ट छोटा भाई, ग्रीवियस हर्ट का छोटा भाई, जैसे ग्रीवियस हर्ट आंख फोड़ देना है, और हर्ट कोई छोटी मोटी चोट पहुंचाना है।
तो ये जो हमारा प्रोवाइजो है सेक्शन 30 का, ये स्पेसिफिकली हर्ट भी मेंशन करता है। ये कहता है कि आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होनी चाहिए, मतलब आप वॉलंटरली किसी को हर्ट नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, वॉलंटरली आप किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं पहुंचाओगे, ये नॉर्मल। पर आपका हर्ट पहुंचाना जस्टिफाइड हो जाएगा अगर आप ऐसा कर रहे हो किसी की जान बचाने के लिए, या फिर किसी को किसी दूसरी हर्ट से, किसी दूसरी चोट से उसकी सुरक्षा। ये वाली बात यहाँ पे लिखी। ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ एनी हर्ट, जिससे कि आप उस दूसरे व्यक्ति की मौत होने से बचा रहे हो या फिर उसको किसी दूसरी चोट लगने से बचा। और आखिरी बात कौन सी, वही अबेटमेंट। अबेटमेंट वाली बात याद है ना कि भूल गए? अबेटमेंट वाली बात का मतलब है कि अगर वो जो व्यक्ति है जो असल में हार्म पहुंचा रहा है, उसकी सहायता करी है किसी दूसरे व्यक्ति ने, या फिर उसको इंस्टिगेट किया या उसके साथ कॉन्स्पिरेसी की है, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है इसको हम क्या बोलते हैं, अबेटर। क्या बोलते हैं, अबेटर। और अगर इस हार्म वाले व्यक्ति को सुरक्षा नहीं मिलेगी सेक्शन 30 की, तो इस अबेटर को भी नहीं मिलेगी। मान लो ये डॉक्टर है, ये नर्स, रात को एक्सीडेंट होके बॉडी आया बंदा, डॉक्टर कह रहा है, मतलब आम की सुबह तक हम इंतजार कर सकते हैं, सुबह तक इंतजार कर लेते हैं, सुबह कर देंगे ऑपरेशन इसके पापा की कंसेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल। नर्स कह रही है नहीं नहीं नहीं, कल को सुबह पापा आएंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे, हो सकता है कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं, हमारा हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं हो, कहेंगे हम तो अपने वाले हॉस्पिटल से इलाज कराएंगे, तो मत इंतजार करो, अभी कर दो ऑपरेशन, बना दो 10 लाख का बिल, फिर तो देना ही पड़ेगा, ऑपरेशन हो गया तो हो गया। ये भी जाएंगी साथ में, ये भी जाएंगे साहब, ये भी जाएंगी साथ। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में? तो ये 4 पॉइंट हो गए। क्या 4 पॉइंट, रिवाइज करा देता हूँ। किसी भी परिस्थिति में डेथ को कॉज करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी आम तौर पर डेथ के संबंध में नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए, पर डेथ के संबंध में नॉलेज जस्टिफाइड है अगर वो डेथ को ही रोकने के लिए है, या ग्रीवियस हर्ट को रोकने के लिए है, या किसी भी ग्रीवियस डिसीज या इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है, या फिर किसी और अपंगता से सफर कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए अगर कुछ आप कर रहे हो, तो वहां पे डेथ की नॉलेज जस्टिफाइड होगी। तीसरे नंबर पे आपकी इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए हर्ट करने की, पर वो जस्टिफाइड है अगर आप किसी को मृत्यु से बचा रहे हो या किसी को दूसरी हर्ट से बचा रहे हो। और आखिरी में ठीक है, क्लियर है। सबसे खास बात दोस्तों सेक्शन 30 की क्या है जो आपको याद रखने वाली बात है, कि यहाँ पे कंसेंट जरूरी, एब्सेंस में, कंसेंट की भी एब्सेंस में आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जो भी कुछ किया वो बेनिफिट में किया हो, गुड फेथ में, और दूसरा सर्कमस्टांसेस ऐसी हो कि कंसेंट लेना इम्पॉसिबल हो, मार्क माई वर्ड, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन होनी चाहिए, तभी आपको सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी भी तरीके से कंसेंट लेना पॉसिबल था उस व्यक्ति की या उसके गार्जियन की, और फिर भी आपने नहीं ली, वहां आप फंस जाओ। ठीक है, क्लियर। ये है कहानी दोस्तों हमारे सेक्शन 30। चलो एक बार समय देख लेते हैं, समय सीमा को हम लोग ना लांग जाए। लगभग लगभग हमारा समय हो चुका है। एक काम करता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि कंसेंट वाला जो पॉइंट था वो हमने आज कवर कर लिया है। तो एक काम करते हैं कि जो हमारा आज का सेशन है उसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और जो हमारा अगला वाला सेशन होगा, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसके अंदर आगे की कहानी, मतलब सेक्शन 31 ऑनवर्ड्स हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, ये सब ठीक है। चलो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कैसा लगा आज का सेशन, और बताने का तरीका आप सभी लोगों को पता है। अगर मजा आया सेशन में, आपको लगा कि किसी भी तरीके से मैं आपकी सहायता कर पा रहा हूँ, तो आप सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और दूसरे नंबर पे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आप लोगों की बहुत सहायता की जरूरत है। आप लोग इस चैनल को, इन वीडियोस को, अगर आपको वो खुद हेल्पफुल लग रहे हैं, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करो, जिससे ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि देखिए जितना बड़ा चैनल होगा, जितना अच्छी ग्रोथ होगी, उतना ही मजा आएगा इसके साथ कंटिन्यू करने के लिए। तो आपको और ज्यादा फ्री कंटेंट और बेटर क्वालिटी का कंटेंट देखने को मिलेगा। पर अगर उस लेवल की ग्रोथ नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि एफर्ट में थोड़ा हिंड्रेंस तो आता ही है। तो थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए, थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले सेशन के अंदर। अगले सेशन के अंदर हम लोग सेक्शन 30 ऑनवर्ड्स, 31 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे।
और ये जो हमने हमारा आज का सेशन रहा मतलब 25 टू 30 जो हमने डिस्कस किया है इस सेशन में, इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना, चाहे इस वीडियो को थोड़ा-सा स्पीड पे करके आप देख लेना, पर देखना ज़रूर क्योंकि कॉन्सेप्ट पक्का होने में थोड़ा समय लगा। ठीक है? चलो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। नमस्कार।